तो आज हम एक नए चैप्टर के साथ मुलाकात करने चल रहे हैं और जिस चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम है विश्व व्यापार संगठन और बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब इसमें पहले तो रूपरेखा देख लेते हैं कि हमको क्या क्या चीजें यहाँ पर पढ़नी। देखिए, अगर हम बातचीत करें तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो पहला सेगमेंट होगा वो WTO का होगा। लेकिन जब हम WTO पढ़ते हैं तो हम इसमें GATT गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ये पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ हम WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO को पढ़ेंगे। अब WTO को हम डिटेल में करेंगे, लगभग 40-50 मिनट हम इस पर काम करेंगे WTO पर। और ये पूरा हिस्सा टैरिफ क्या होता है, नॉन टैरिफ क्या होता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर कवर करेंगे। इसी में हम देखेंगे WTO का स्ट्रक्चर कैसे होता है, WTO की विशेषताएं क्या होती हैं, WTO के एग्रीमेंट्स क्या है, समझौते क्या है, ये देखेंगे। ठीक, फिर इसके बाद अगर हम आपसे बातचीत करें तो अगला जो हिस्सा होता है वो हम पढ़ते हैं भाई इसी में कि भैया आर्थिक एकीकरण के स्तर पढ़ते हैं। आर्थिक एकीकरण के स्तर, एकीकरण के स्तर ये पढ़ते हैं कि भाई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होती है, ट्रेड पार्टनरशिप क्या होती है, साझा व्यापार क्या होता है। ढेर सारे कॉन्सेप्ट है, 5-6 कॉन्सेप्ट हैं। आर्थिक एकीकरण के स्तर को अलग अलग हम टॉपिक वाइज हम इसको डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद अगर हम आपसे बातचीत करें तो हम यहीं पर डिस्कस करते हैं अगला जो सेगमेंट होता है, जैसे कुछ अवधारणाएं हमको पढ़नी होती हैं। अवधारणाएं कैसी? जैसे हम यहीं पर पढ़ते हैं कि भैया एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होती है, इस तरीके की चीजें, ट्रेड बैरियर्स क्या है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और अगला अगर हम पॉइंट के बारे में बातचीत करें तो हमारा अगला जो टॉपिक होता है वो एक होता है IMF पढ़ते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पढ़ेंगे। और इसी में वर्ल्ड बैंक, आप इसको वर्ल्ड बैंक भी कह सकते हो और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के रूप में भी देख सकते हो। तो हमको ये पढ़ना है। और फिर कुछ जो रीजनल आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में पढ़ेंगे, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में पढ़ेंगे, फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में पढ़ेंगे। इस तरीके की हम सारी चीजों को कुछ हम रीजनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा ये टॉपिक है, हमको ये चीजें यहाँ पर पढ़नी है। तो ये आपकी पृष्ठभूमि रही है, भूमिका रही है कि हमको क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए हम ज्यादा समय न लेते हुए हम अपने पहले टॉपिक पर चलते हैं। और पहला हमारा टॉपिक क्या है? तो सबसे पहला हम गैट के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। और गैट को हम क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहला हेडिंग बनाइएगा, व्यापार एवं प्रशुल्क सामान्य समझौता। व्यापार एवं प्रशुल्क, प्रशुल्क सामान्य समझौता, सामान्य समझौता, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, GATT। देखिए, अगर हम इसके बारे में आपसे बातचीत करें तो सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद विश्व के देशों के मध्य में निर्बाध रूप से व्यापार हो, इसके लिए क्या हुआ? 27 देशों के एक समूह ने एक संधि की, और जिस संधि को आप गैट के रूप में देखते हो। भारत भी गैट के संस्थापक सदस्यों में से एक रहा है। बेसिकली अगर हम बातचीत करें तो गैट का जो संबंध है वो वस्तुओं के निर्बाध व्यापार से, मतलब कि जो प्रशुल्क लगते हैं, कोटा लगता है, या और जो व्यापार में बाधाएं उत्पन्न होती हैं, इन बाधाओं को रोकने के उद्देश्य से ये काम करता था। लेकिन इसका जो आकार था, जो इसका दायरा था, वो बड़ा सीमित था। बाद में क्या हुआ? बाद में फिर हम देखते हैं मराकेश समझौता हुआ। और मराकेश समझौते के बाद में अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ पर 1995 में, 1995 में, 1 जनवरी 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, विश्व व्यापार संगठन का अस्तित्व आया। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसमें लगभग 164 मेंबर कंट्री हैं। और ये एक प्रकार से आप देखते हो कि जो WTO है ये गैट की तुलना में कहीं बड़ा एक संगठन है, जिसका काम क्या है? जिसका काम है सदस्य देशों के बीच में वस्तुओं, सेवाओं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, मतलब कि बौद्धिक संपदा अधिकार। इसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें व्यापार संबंधी जो निवेश उपाय होते हैं उसके संबंध में, पेटेंट के संबंध में, कॉपीराइट के संबंध में, ट्रेडमार्क के संबंध में, ठीक है, और ट्रेड सीक्रेट के संबंध में, आदि के संबंध में ये व्यापक स्तर पर काम करता है।
बस यहाँ पर एक पॉइंट जो ध्यान रखना है कि जो WTO का जो कार्य संचालन होता है वो एक स्ट्रक्चर के थ्रू होता है, उसमें अलग अलग सेगमेंट बटे होते हैं और सदस्य राष्ट्र आपसी सहमति के मध्य, मतलब कोई एक प्रकार से बाध्यकारी नेचर नहीं होता है, आपसी सामंजस्य, आपसी सहमति से क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ में जो समझौते करते हैं और उन समझौतों को क्रियान्वित करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए थोड़ा थोड़ा सा हम करने का प्रयास करते हैं और सबसे पहले जो हम करेंगे वो है गैट के बारे में। तो गैट के संबंध में लिखिएगा गैट व्यापार बाधाओं में, लिखिएगा गैट गैट व्यापार बाधाओं में, व्यापार बाधाओं में टैरिफ और गैर टैरिफ, टैरिफ और गैर टैरिफ प्रतिबंधों को खत्म करने के लिए, प्रतिबंधों को खत्म करने के लिए सदस्य देशों के मध्य, प्रतिबंधों को खत्म करने के लिए सदस्य देशों के मध्य सदस्य देशों के मध्य एक स्वतंत्र और निष्पक्ष व्यापार संगठन है, जिसकी स्थापना, निष्पक्ष व्यापार संगठन है जिसकी स्थापना अंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था स्थापित करने के लिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था स्थापित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था स्थापित करने के लिए वर्ष 1947 में जिनेवा में 23 देशों द्वारा हस्ताक्षरित एक समझौते के माध्यम से की गई। हस्ताक्षरित वर्ष 1947 में जिनेवा में 23 देशों द्वारा हस्ताक्षरित एक समझौते के माध्यम से की गई। और एक और लाइन लिख लेंगे, भारत जो है वो गैट का एक संस्थापक सदस्य रहा है। तो एक पॉइंट पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, भारत गैट के संस्थापक सदस्य देशों में रहा है। ये गैट के बारे में थोड़ी सी इनिशियल इंफॉर्मेशन थी, जिसके बारे में कम से कम थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए सबको, ठीक है। थोड़ी सी जानकारी सबको इसके बारे में होनी ही चाहिए कि गैट क्या है, कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता, ठीक है ना। तो गैट हो गया आपका। आगे अगर हम आपसे बातचीत करें तो नेक्स्ट के बारे में अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। देखिए क्या होता है, गैट का आकार बड़ा सीमित है। 23 देश हैं जो इसके मेंबरान का मतलब सदस्य है, ठीक है। अब 23 सदस्य देश, अब विश्व में लगभग 200 देश के आसपास पंजीकरण हो चुका है, 200 देश कार्य कर रहे हैं। और ऐसे में 23 देश आपस में मुक्त व्यापार के लिए या टैरिफ और गैर टैरिफ बैरियर को कम करने के लिए काम कर रहे हैं, बाकी देशों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सुगमता नहीं होगी। देखो जब आप प्योर इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, तो प्योर इकोनॉमिक्स में एक हिस्सा होता है इंटरनेशनल ट्रेड का, और इंटरनेशनल ट्रेड में जो बिल्कुल इनिशियल थ्योरी है, बिल्कुल प्रारंभिक थ्योरी है, वो है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, जो एडम स्मिथ की है। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी क्या कहती है
कि कोई भी देश विश्व के किसी भी कोने पर स्थित हो, मतलब विश्व के किसी भी कोने पर स्थित देश को उस वस्तु का उत्पादन करना चाहिए जिसके उत्पादन में उसे निरपेक्ष रूप से क्या प्राप्त हो, लाभ प्राप्त हो। निरपेक्ष रूप से लाभ प्राप्त करने का मतलब क्या है? जैसे कुछ भौगोलिक दशाएं होती हैं और किसी वस्तु के उत्पादन में वो भौगोलिक दशाएं क्या करती हैं, वो सहायता करती हैं। तो ऐसी स्थिति में एडम स्मिथ कहते हैं सब चीजों का उत्पादन देशों को नहीं करना चाहिए, उसी वस्तु का उत्पादन एक देश को करना चाहिए जिसके उत्पादन में एक देश को भौगोलिक रूप से क्या है, एक प्रकार से वरीयता, प्रेफरेंस प्राप्त है। तो कहते हैं कि बाकी चीजों का उत्पादन मत करो। कहते हैं कि जब आप एक ही चीज का उत्पादन करोगे तो स्वाभाविक सी बात है आप फुल पोटेंशियल से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करोगे, और जब रिसोर्सेज का इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो कहते हैं जो डोमेस्टिक यूज है उसका अपना इस्तेमाल करो, बाकी क्या करो, सरप्लस को एक्सपोर्ट कर दो, और जो तुमको दूसरी चीज चाहिए उसको क्या करो, उसको इंपोर्ट कर लो, ऐसे कहते हैं। लेकिन बाद में इन थ्योरीज में थोड़ा सा और चेंजमेंट आता है। फिर आते हैं हमारे यहाँ पर एक डेविड रिकार्डो साहब का नाम होता है इंटरनेशनल ट्रेड में, और दूसरी थ्योरी कहते हैं तुलनात्मक लागत सिद्धांत। अब यहां पर एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं कह रहे तुलनात्मक लाभ सिद्धांत देखना है, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी का। तो कहते हैं कि एक देश को उस वस्तु का उत्पादन करना चाहिए जिस वस्तु के उत्पादन में तुलनात्मक रूप से एक देश को वरीयता प्राप्त हो। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल जो देते हैं रिकार्डो साहब, वो देते किसका है, तो शराब का एग्जाम्पल देते हैं और शराब के साथ एक कपड़े का एग्जाम्पल देते हैं, और पुर्तगाल और इंग्लैंड के एग्जाम्पल है। तो ऐसी स्थिति में कहते हैं, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं थोड़ा सा बताता हूं, फिर इसको, ये थोड़ा सा थ्योरी में हम जा रहे हैं, बाद में हम इसको करेंगे। देखो एक तरफ मैंने कहा एक पुर्तगाल है और दूसरा क्या है, यूनाइटेड किंगडम, और इधर मैंने लिख दिया कि भैया ये एक शराब है, एक देश शराब का उत्पादन कर रहा और इधर कपड़े का उत्पादन कर रहा। सपोज करिए जब दोनों देश दोनों वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, ये रिकार्डो साहब की बात है, ये रिकार्डो साहब की बात है, रिकार्डो, डेविड रिकार्डो नाम है इनका। तो ये क्या कहते हैं, जैसे पुर्तगाल दोनों वस्तु का उत्पादन करता है तो साल भर में सपोज करिए 200 यूनिट शराब की उत्पादन करता है, और कपड़े की सपोज करिए कितना, तो कपड़े की 160 यूनिट उत्पादन करता है। और जब यूनाइटेड किंगडम की बात आती है तो यूनाइटेड किंगडम सपोज करिए 160 यूनिट शराब उत्पादन करता है और कपड़े की 200 यूनिट का उत्पादन करता है। तो कहते हैं तुलनात्मक रूप से पुर्तगाल को शराब के उत्पादन में क्या प्राप्त है, वरीयता प्राप्त है। ऐसी स्थिति में अगर आप ध्यान से देखो तो पुर्तगाल टोटल कितना प्रोडक्शन कर रहा है, देखो शराब और कपड़े को मिला के देखो तो 200, 300, 360 यूनिट की वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है। और यूनाइटेड किंगडम भी कितना कर रहा है, 360 यूनिट का उत्पादन कर रहा है वस्तुओं का। इतनी तो वस्तुएं उत्पादित हो रही, 360 यूनिट। तो कहते हैं अगर दोनों को देखो तो दोनों में से पुर्तगाल को शराब के उत्पादन में तुलनात्मक रूप से लाभ मिला है, कंपैरेटिव एडवांटेज है। तो कहते हैं कि पुर्तगाल को केवल शराब का उत्पादन करना चाहिए। जब वो सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को क्या करेगा, शराब के उत्पादन पर लगा देगा, तो कपड़े का जब उत्पादन नहीं करेगा तो स्वाभाविक सी बात है ये खत्म हो जाएगा और 200 यूनिट क्या बनेगी, शराब और बन जाएगी। तो ऐसी स्थिति में उत्पादन पुर्तगाल के द्वारा कितना किया गया, शराब का 400 यूनिट का। और ब्रिटेन क्या करे, ब्रिटेन को कपड़े के उत्पादन में वरीयता प्राप्त है, प्रेफरेंस प्राप्त है, तो ऐसी स्थिति में उसको कपड़े का उत्पादन नहीं करना चाहिए। तो 200 यूनिट क्या होगा, 200 यूनिट शराब का उत्पादन इसको एक प्रकार से नहीं करना चाहिए। तो कपड़ा, ध्यान सुनिएगा, कपड़े का उत्पादन कौन करे, यूनाइटेड किंगडम करना शुरू कर दे। और जब यूनाइटेड किंगडम कपड़े का उत्पादन करेगा तो कितना करेगा, 400 यूनिट। और 400 यूनिट शराब का उत्पादन कौन कर रहा है, पुर्तगाल। तो कहते हैं कि जो डोमेस्टिक यूज है उसको अपने पास रखो, बाकी को एक्सपोर्ट कर दो। डेविड रिकार्डो साहब ये कह रहे हैं। अब यहीं पर ध्यान समझना, लेकिन इन पूरी बातों में एक चीज आता है कि फ्री ट्रेड होना चाहिए। फ्री ट्रेड का मतलब क्या है, देशों के मध्य में मुक्त व्यापार होना चाहिए, ट्रेड में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। अब जब बाधा उत्पन्न नहीं होगी तो दोनों देशों को लाभ होगा, उनके रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज होगा। ऐसे देखो शराब पहले कितना बन रही थी, टोटल अगर जोड़ो तो शराब की मात्रा कितनी थी, देखो पुर्तगाल और यूनाइटेड किंगडम मिलकर कितना शराब उत्पादन कर रहे थे, तो 200 और 160 कितना होता, 360 यूनिट। और पुर्तगाल और यूनाइटेड किंगडम मिलकर कपड़े का कितना उत्पादन कर रहे थे, 360 यूनिट। लेकिन जब दोनों ने क्या किया, एक एक वस्तु जिसके उत्पादन में उनको तुलनात्मक रूप से लाभ था, कंपैरेटिव एडवांटेज प्राप्त था, तो पुर्तगाल को शराब के उत्पादन में प्राप्त था, तो ऐसी स्थिति में वो शराब पर फोकस करता है, पूरा शराब का उत्पादन करता है, तो 400 यूनिट शराब बनती।
और यूनाइटेड किंगडम कपड़े पर ध्यान केंद्रित करता है तो 400 यूनिट कपड़ा बनता है, तो उत्पादन दोनों देशों का बढ़ गया, 400 यूनिट हो गया, मतलब ऐसी स्थिति में 40 यूनिट का बेनिफिट हुआ। तो कहते हैं ये लाभ मिला। और दूसरा क्या होगा, दूसरा संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हुआ, क्योंकि पृथ्वी पर संसाधनों की मात्रा बड़ी सीमित है। तो अगर ऐसी स्थिति में सीमित संसाधनों का जब हम अच्छी तरीके से उपयोग करेंगे तभी हम व्यापार से लाभ मिल पाएगा। व्यापार से हमको क्या मिलेगा, व्यापार से लाभ मिल पाएगा। ये तो बेसिक का ट्रेड का एक कॉन्सेप्ट था। तो जो गैट की स्थापना हुई थी वो बेसिकली इसीलिए हुई थी कि भैया ये सदस्य देशों के मध्य में व्यापार कैसा हो, ये फ्री ट्रेड के रूप में हो, मुक्त व्यापार के रूप में। इतना तो बात था। फिर मैंने फिर कहा कि भैया इसका आकार बड़ा सीमित था, सीमित आकार था। तो ऐसी स्थिति में वर्ष 1987 से लेकर वर्ष 1994 के मध्य में 8 दौर की वार्ता होती, 8 राउंड की एक प्रकार से कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, और फिर फाइनली मराकेश एग्रीमेंट के बिहाफ पर डब्ल्यूटीओ की स्थापना की जाती है 1 जनवरी 1995 में। तो अगला लिखिएगा, यहीं से एक पॉइंट और लिखो, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, वर्ष 1987 से 1994 तक, वर्ष 1987 से 1994 तक 8वें दौर की वार्ता हुई, 8वें दौर की वार्ता हुई, ठीक है, जिसमें मराकास समझौते के अंतर्गत, जिसमें मराकेश या मराकेश समझौते के अंतर्गत, समझौते के अंतर्गत डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई। 1 जनवरी 1995 में 1995 में की गई थी। इसके सदस्य देशों की संख्या, सदस्य देशों की संख्या 164 है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी महानिदेशक या अध्यक्ष कह लो नगोजी ओंकोंजो इबेला है, नगोजी ओंकोंजो इबेला है। ये इसकी चेयरपर्सन है, ये इसकी क्या है, ये इसकी एक प्रकार से महानिदेशक या फिर अध्यक्ष है। ठीक, चलिए अब हम इसी में आगे बातचीत करते हैं और अगला सेगमेंट होता है कि जरा अंतर देख लेते हैं कि डब्ल्यूटीओ और गैट में क्या अंतर है। तो एक छोटा सा, इसी में भी कोई हेडिंग नहीं, बस नॉर्मल गैट और एक साइड में डब्ल्यूटीओ कर लेते हैं, देखते हैं तो गैट क्या है और डब्ल्यूटीओ क्या है। गैट का नेचर अस्थायी है, यह एक अस्थायी संगठन था, यह एक अस्थायी संगठन था। और डब्ल्यूटीओ यह एक स्थायी संगठन है, स्थायी संगठन, ठीक। डब्ल्यूटीओ केवल वस्तुओं के व्यापार तक केंद्रित था, सीमित था, लेकिन गैट जो है वो केवल वस्तुओं के व्यापार तक केंद्रित था, लेकिन जो डब्ल्यूटीओ है वो वस्तुओं के व्यापार, सेवाओं के व्यापार और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपदा अधिकार इसका कार्यक्षेत्र है। तो लिखेंगे इसका कार्यक्षेत्र वस्तुओं के व्यापार पर सीमित था, वस्तुओं के व्यापार पर सीमित था, इसका कार्यक्षेत्र वस्तुओं, सेवाओं, बौद्धिक संपदा अधिकार
बौद्धिक संपदा अधिकार तक, आईपीआर तक, या आईपीआर है, या आईपीआर का व्यापार है। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरे पॉइंट के बारे में अगर हम बातचीत करें तो तीसरा क्या है? तो तीसरे में हम कहते हैं भैया एक समझौता था, जो गैट है, गैट एक समझौता था, एक समझौता था। और डब्ल्यूटीओ क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। डब्ल्यूटीओ क्या है? तो हम कहेंगे डब्ल्यूटीओ एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, अंतरराष्ट्रीय संगठन। डब्ल्यूटीओ अंतरराष्ट्रीय संगठन है। अगले पॉइंट के बारे में अगर हम आपसे बातचीत करें तो अगला पॉइंट हम लिख लेंगे कि भैया गैट में अनुबंध करने वाली पार्टियां थी, गैट में अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट करने वाली पार्टियां थी, करने वाली पार्टियां थी। वही डब्ल्यूटीओ के बारे में बातचीत करें तो डब्ल्यूटीओ में क्या है कि भैया डब्ल्यूटीओ में सदस्य देश हैं। अगला पॉइंट कहेंगे डब्ल्यूटीओ में क्या होता है? डब्ल्यूटीओ में सदस्य देश होते हैं, सदस्य देश होते हैं जो आपसी सहमति के आधार पर क्या करते हैं? होते हैं, जो आपसी सहमति के आधार पर, सहमति के आधार पर कार्य करते हैं, कार्य करते हैं, कार्य करते हैं, जो आपसी सहमति के आधार पर कार्य करते हैं। तो एक बेसिक थी, थोड़ी सी बातचीत है भैया डब्ल्यूटीओ और गैट क्या है, ये हमने कुछ ऐसी बातचीत करी। ठीक है, यहां तक क्लियर? डब्ल्यूटीओ और गैट। चलें नेक्स्ट के बारे में हम बातचीत करने जा रहे हैं। देखो डब्ल्यूटीओ के बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं। हेडिंग करो डब्ल्यूटीओ। कुछ बातें जो हो चुकी हैं, विश्व व्यापार संगठन, और कुछ नई बातें। विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखो पहले ही बता चुके हैं, इसकी स्थापना 1995 में हुई, सबको पता है ना। और दूसरी बात 164 इसके सदस्य देश हैं, ये भी बता चुके हैं। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ये भी बता चुके हैं। और इसके जो महानिदेशक हैं वो नगोजी ओंकोंजो इबेला है, ये भी बता चुके हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान समझिएगा एक चीज जो है, डब्ल्यूटीओ में 164 सदस्य देश हैं, लेकिन यह आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की तरह यूनाइटेड नेशन का अंग नहीं, ये यूनाइटेड नेशन का अंग नहीं। तो एक पॉइंट ये लिखो, लिखिएगा डब्ल्यूटीओ में 164 सदस्य देश हैं, 164 सदस्य देश हैं, लेकिन यह आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की भांति, आईएमएफ और विश्व बैंक की भांति, बैंक की भांति संयुक्त राष्ट्र का, यूनाइटेड नेशन का या संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। नहीं, ये अलग बॉडी है, पूरी अलग है, इसका कार्य करने का सिस्टम अलग है। ये यूनाइटेड नेशन की तर्ज पर काम नहीं करता, यूनाइटेड नेशन के बिहाफ पर काम नहीं करता, ये अलग सेगमेंट में काम करता है। ठीक है, अगली अगर हम बातचीत करें तो यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि भैया ये क्या है? यह एक वैश्विक स्वायत्त संस्था है, यह एक वैश्विक स्वायत्त संस्था है, जो सदस्य देशों के मध्य, देशों के मध्य आपसी सहमति पर कार्य करती है। जोर जबरदस्ती नहीं, आपसी सहमति पर कार्य करती है। सभी देश सहमत होंगे तभी कोई समझौता पारित होगा, अगर सभी देश सहमत नहीं है तो समझौता पारित नहीं होगा, ऐसे आप समझिए। ठीक है,
अब हम बातचीत करें अगले पॉइंट के बारे में, तो अगला पॉइंट है कि डब्ल्यूटीओ में क्या है, एक देश को एक वोट का सिस्टम दिया गया। जैसे मान लीजिए कोई एग्रीमेंट आया, कोई समझौता आया, तो एग्रीमेंट पर वोटिंग करनी है, तो वोटिंग कैसे करा जाए। अब पता चले कि भैया अमेरिका कहे कि भैया हमारी शेयर होल्डिंग सबसे ज्यादा है, चीन कहे नहीं मेरी शेयर होल्डिंग सबसे ज्यादा है, तो ऐसे में वोटिंग का जो राइट होता है, जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आप देखो तो 5 देशों को अलग वीटो मिला पड़ा है, बाकी 10 उसमें क्या होते हैं, अस्थायी जो मेंबर होते हैं उनकी वोटिंग का सिस्टम है, बाकी देश उसमें क्या है, झुंझुना लेकर घूमते रहते हैं। तो यहां पर ऐसा नहीं, यहां पर मेंबर हो तो मतलब एक देश को एक वोट का अधिकार मिला, तुम अमेरिका हो तब भी, तुम चाइना हो तब भी, तुम भारत हो तब भी, तो एक देश और एक वोट का कॉन्सेप्ट अडॉप्ट करा गया। तो यहां पर एक लाइन लिखिएगा, डब्ल्यूटीओ में एक देश एक वोट प्रणाली अपनाई गई है, प्रणाली अपनाई गई है। एक देश और एक वोट प्रणाली कहां पर अपनाई गई, डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत अपनाई गई। इसके बाद अगर हम थोड़ी सी और बातचीत करें, इसके निर्णय हमने कहा कि भैया क्या है, कि भैया इसके निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं, कहीं पर लिखा है आपसी सहमति से कार्य करती है, यहीं पर चाहे तो एक और लाइन लिख लो, इसके निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं, इसके निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। इसके निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। और हम एक और पॉइंट के बारे में अगर हम आपसे बातचीत करें, तो डब्ल्यूटीओ के प्रथम दौर की वार्ता जो है वो कहां शुरू हुई, तो 2001 में दोहा दौर से शुरू हुई। देखिएगा, डब्ल्यूटीओ के प्रथम दौर की वार्ता, प्रथम दौर की वार्ता 2001 में दोहा दौरे से, दोहा राउंड से शुरू हुई थी, शुरू हुई थी। दोहा दौरे से इसकी जो वार्ता है वो शुरू हुई थी। ठीक है, तो ये इसका बेसिक था। अगर अब हम आगे बातचीत करने जो चल रहे हैं वो है डब्ल्यूटीओ की संरचना के बारे में बातचीत करेंगे कि भाई डब्ल्यूटीओ की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ डब्ल्यूटीओ। स्ट्रक्चर के बारे में हम आपसे बातचीत करने, देखिए स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मैं बना देता हूं, फिर आप हमारे अकॉर्डिंग इसको बना लीजिएगा। सबसे पहले देखिए कि एक बीचों बीच में एक संस्था रखते हैं जिसको आप सामान्य परिषद बोलते हो। ठीक है, सामान्य परिषद बीच में हो गई। इसके बाद बातचीत करें, इसमें क्या होता है, इसमें प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर मंत्रिमंडलीय सम्मेलन होता है, मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस होती है, मंत्रिमंडलीय सम्मेलन। एक मंत्रिमंडलीय सम्मेलन होता है 2 वर्ष पर। जो सदस्य देश हैं कितने, 164, इनके जो वाणिज्य और उद्योग मंत्री होते हैं ये जाते हैं प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर और जिनेवा में क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं, या जहां पर भी होस्ट होना होता है मीटिंग, वहां पर आपस में बातचीत करते हैं। मंत्रिमंडलीय सम्मेलन के में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, उन डिसीजन को क्या किया जाता है, उन डिसीजंस को अगर हम आपसे बातचीत करें तो एक हमारे यहाँ पर क्या होती है, सामान्य जो परिषद होती है इसके द्वारा अप्लाई करने का, लागू करने का कार्य किया जाता है। अब यहां पर ध्यान सुनिएगा, डिसीजन टेकिंग जो बॉडी है वो ये है मंत्रिमंडलीय सम्मेलन। यहां पर आपस में और देखो यहां पर एक सेंटेंस है कि निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाएंगे, सभी लोगों की सहमति से जो निर्णय लेंगे उन्हीं निर्णयों को ये सामान्य परिषद क्या करेगी, देशों के बीच में लागू करवाने का काम करेगी। अब यहीं पर ध्यान समझिएगा, इसी में क्या होता है, इसी में एक और बॉडी होती है जो देशों की व्यापार नीति की समीक्षा करती है। एक और बॉडी है जो क्या करती है, तो हम कहेंगे भैया यहां पर व्यापार नीति की समीक्षा करने के लिए भी एक निकाय होता है। व्यापार नीति की समीक्षा के लिए भी एक ये आपका निकाय हो गया। अब व्यापार नीति की समीक्षा के लिए निकाय है। अब देखो कोई विवाद अगर होगा, मान लीजिए सदस्य देशों के मध्य किसी प्रकार का विवाद होता है, तब फिर क्या होगा,
तो विवाद के लिए हमारे देश में मतलब कि WTO में क्या किया गया है, एक हमारे देश में विवाद निपटान निकाय स्थापित किया गया है। तो यहां पर एक और संस्था होगी जिसका काम क्या होगा, विवाद निपटान करना है। सदस्य देशों के मध्य में विवाद निपटान निकाय, एक बॉडी आपकी विवाद निपटान निकाय की होगी। इसके बाद जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो यहीं पर देखोगे ये जो आपकी सामान्य परिषद होती है, ये क्या होती है, ये 3 तरीके के कार्य यहां पर करे जाते हैं। 3 तरीके के कार्य क्या क्या होते हैं जरा देखिए। जो पहला कार्य है वो है भैया वस्तुओं के व्यापार के लिए परिषद के संबंध में काम होंगे। वस्तुओं के व्यापार के लिए परिषद, इसका एक कार्य होगा। दूसरा जो कार्य होता है कि भैया हम कहेंगे IPR के संबंध में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के व्यापार के लिए कार्य होगा, या व्यापार के लिए परिषद कि भाई IPR के संबंध में कौन सा नियम कानून कब बनाना है। और एक होगा अपीलीय प्राधिकरण। अपीलीय प्राधिकरण, ये इतना स्ट्रक्चर होता है। WTO का जो संरचना है वो कुछ इस प्रकार से होती है। अब अगर इसी में हम थोड़ी थोड़ी सी बातचीत कर लें, ज्यादा बात ना करके थोड़ी थोड़ी सी बातचीत करें, तो सबसे पहला पोर्शन मंत्रिमंडलीय सम्मेलन का है। जब हम मंत्रिमंडलीय सम्मेलन की बात करते हैं, अब इसको लिखेंगे नहीं, ये बना लो, ये बना लो, बनाने के बाद हम इसमें बातचीत कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम बोलते चल रहे हैं। मंत्रिमंडलीय सम्मेलन जो है ये क्या करता है, ये WTO का शीर्ष स्तरीय निकाय है। यहीं पर छोटा छोटा सा लिख देते हैं, ये क्या है, WTO का शीर्ष स्तरीय निकाय है। शीर्ष स्तरीय निकाय, शीर्ष स्तरीय निकाय, एपेक्स बॉडी है, ठीक है। ठीक, इसकी मीटिंग 2 वर्ष में होती। 2 वर्ष में जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री होते हैं सदस्य देशों के, उद्योग मंत्रियों की मीटिंग, होती है, ठीक है। और इसी में क्या किया जाएगा, इसी में निर्णय लिए जाएंगे, किसके संबंध में, मुक्त व्यापार के संबंध में। मुक्त व्यापार के संदर्भ में, टैरिफ को कम करने के संदर्भ में, या गैर टैरिफ बाधाओं को कम करने के संदर्भ में निर्णय लिए जाएंगे, ठीक। एक काम तो ये हो गया, ठीक। अगला ये है, तो पहला तो सेगमेंट हो गया मंत्रिमंडलीय, क्या हो गया, मंत्रिमंडलीय सम्मेलन। दूसरा स्ट्रक्चर है सामान्य परिषद। सामान्य परिषद के बारे में बातचीत करें, ये जो होता है ये द्वितीय स्तर का निकाय होता है। ये क्या है, सेकेंड लेवल पर कहेंगे, द्वितीय स्तर का निकाय है। द्वितीय स्तर का निकाय है। जो निर्णय यहां लिए गए हैं मंत्रिमंडलीय सम्मेलन में, उनको क्या किया जाएगा, सामान्य परिषद के द्वारा लागू करने का काम किया जाएगा। और इसमें जो होता है, जो सामान्य परिषद होती, इसमें सदस्य देशों के जो राजदूत होते हैं, राजदूत का मतलब जो एम्बेसडर्स होते हैं ना, जो एम्बेसीज में रहते, वो प्रतिभाग करते हैं और नियम कानून के संबंध में यहां पर रूपरेखा या उनको क्रियान्वित करने का कार्य करते हैं, ठीक है। आगे तीसरा, व्यापार नीति की समीक्षा। सदस्य देशों के द्वारा अपनी अपनी व्यापार नीतियों की समीक्षा की जाती है। और भविष्य में हमको क्या करना है, हमने जो यहां पर डिसीजन लिया, मंत्रिमंडलीय सम्मेलन में जो डिसीजन लिया है, उसके अनुसार हमको अपनी व्यापार नीतियां अप्लाई करनी, बनानी, ठीक। फिर आगे, फिर कहेंगे विवाद निपटान। अगर 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य में किसी वस्तु के व्यापार को लेकर, सेवा के व्यापार को लेकर, या अगर हम आपसे बातचीत करें, या हम बातचीत करें IPR के संबंध में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के संबंध में, कोई क्या है, बाधा, विवाद उत्पन्न हो गया, तो आप यहां पर जाओगे, यहां पर निपटान होगा। एक प्रकार से जुडिशरी बॉडी। और अगर हम आपसे बातचीत करें तो यहां पर 3 अलग तरीके की चीजें होंगी, परिषद होंगी, जो एक वस्तुओं के व्यापार के संबंध में होगी, एक IPR के संबंध में होगी, और एक अपीलीय प्राधिकरण होगा, जहां पर जब सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी, आपको लगता है कि कोई निर्णय आपके देश के अगेंस्ट में चला गया है, तो आप यहां पर जाके पुनः केस की सुनवाई कर सकते हो। तो ये वाला सेगमेंट एक ऐसे काम करता है, ठीक है।
तो ये हो गया आपका WPO की संरचना। ठीक, अगली जो हम बातचीत करने जा रहे हैं, अगली है WTO की मुख्य विशेषताएं। तो एक हेडिंग करो, लिखो WTO की विशेषताएं, मुख्य विशेषताएं। WTO की मुख्य विशेषताएं। अब विशेषताओं के बारे में जब हम आपसे बातचीत करते हैं, विशेषताएं क्या क्या है भैया? WTO में क्या होता है कि सदस्य राष्ट्र एक दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देते हैं। मोस्ट फेवर्ड नेशन बहुत बार सुना होगा, लेकिन सबसे ज्यादा आपने सुना होगा पाकिस्तान के संदर्भ में। जब भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद गहराया, 2019 की बात है, या उसके बाद थोड़ी सी बातचीत करें, तो भारत ने क्या कहा कि हम पाकिस्तान को जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया गया है, हम उसको हटा लेते हैं। ये मोस्ट फेवर्ड नेशन होता क्या है? मोस्ट फेवर्ड नेशन ये होता है कि सदस्य जो देश होते हैं WTO के, वो आपसी संबंधों के आधार पर क्या करते हैं, एक देश को दूसरे देश में व्यापार करने के लिए दूसरे देशों की तुलना में ज्यादा सुविधाएं देते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि प्याज का उत्पादन बढ़िया से पाकिस्तान में होता है, अगर संबंध अच्छे हो तो हम क्या करते हैं, हम दूसरे देशों से प्याज ना मंगा के हम एक कोटा सेट कर देते हैं कि भैया पाकिस्तान से हम इतना क्विंटल, इतना टन क्या है प्याज खरीदेंगे। अब उसमें हम टैरिफ कम लगाएंगे, कम से कम टैरिफ लगाएंगे, कोटा तो निर्धारित ही कर दिया गया। तो दूसरे देशों से जब हम प्याज इंपोर्ट करेंगे तो उसमें हम टैरिफ लगा देंगे। तो पहला जो विशेषता है कि भैया इसमें सदस्य राष्ट्र एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा। पहला तो विशेषता ये कि सदस्य राष्ट्र एक दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देते हैं। दूसरा, अगर हम बातचीत करें, दूसरा ये है कि WTO चाहता है कि देश के भीतर और देश के बाहर जो व्यापार हो उसमें किसी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए। मतलब जैसे कोई सामान उत्तर प्रदेश में उत्पादन करी गई है और बिहार में बिकने जा रही है, तो जिस तरीके से स्वतंत्रता पूर्वक बिहार बिकने जाती है, मध्य प्रदेश बिकने जाती है, वैसे ही आप अमेरिका से भी सामान मंगाओ तो उसके साथ भी भेदभाव ना करो। तो दूसरा काम क्या है, दूसरी विशेषता लिखेंगे भैया, विदेशी और स्थानीय उत्पाद के साथ, विदेशी और स्थानीय उत्पाद के साथ, स्थानीय उत्पाद के साथ समान व्यवहार को प्रोत्साहित करना, समान व्यवहार को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट, तीसरे के बारे में अगर हम बातचीत करें तो भैया इसका काम है मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना, मुक्त या मुक्त, फ्री व्यापार को बढ़ावा देना। अगले के बारे में अगर हम आपसे बातचीत करें, चौथा नंबर, तो हम कहेंगे व्यापार प्रणाली में स्थिरता लाना, व्यापार प्रणाली में स्थिरता और पूर्वानुमेयता। स्थिरता हो और पूर्वानुमान लगा सको, पूर्व अनुमान लगा सको कि भैया क्या है, भविष्य में कैसा ट्रेड हो सकता है, हम कैसी दिशा में बढ़ सकते हैं, आगे व्यापार हमारा कम हो सकता है या बढ़ सकता है। और अगला है निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, बढ़ावा देना। ये कुछ है WTO की, ये क्या है, कुछ विशेषताएं हैं। WTO की ये कुछ विशेषताएं हैं जिनको लेकर WTO काम करता है। ठीक है, अब हम आगे बातचीत करते हैं। WTO के द्वारा कुछ समझौते किए गए जिनको हमको ध्यान में पढ़ना है, ध्यान देकर पढ़ना है, क्योंकि WTO के मुख्यतः समझौते तो बहुत है, 7-8 समझौते हैं, लेकिन हम 4 समझौतों की बातचीत करेंगे। एक समझौता होगा कृषि पर समझौता। इसी में कृषि पर जब हम समझौते की बात करेंगे तो 3 स्तंभ पढ़ेंगे, और उसी में 3 स्तंभों का एक हिस्सा होगा सब्सिडी का, जिसमें हम ग्रीन बॉक्स सब्सिडी और ब्लू बॉक्स सब्सिडी और एम्बर बॉक्स सब्सिडी पढ़ते हैं, ये एक हिस्सा पढ़ते हैं। दूसरा जो होता है IPR के संबंध में, कैसे व्यापार करना है, कैसे व्यापार नहीं करना है, इसके संबंध में।
और तीसरा जो होता है सेवाओं के संबंध में, व्यापार के संबंध में जो डिसीजंस लिए गए हैं उनको बारे में देखेंगे। और चौथा जो होता है व्यापार संबंधी निवेश उपायों पर जो एग्रीमेंट हुआ है उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो 4 समझौतों पर हम यहां चर्चा करेंगे। तो अगली हेडिंग करो, लिखिएगा डब्ल्यूटीओ के समझौते। डब्ल्यूटीओ के समझौते। डब्ल्यूटीओ के समझौते मैंने अभी बताया 4 हैं। तो पहला हम क्या पढ़ेंगे भैया, कृषि पर समझौता। कृषि पर समझौता। दूसरे के बारे में अगर हम बातचीत करें तो दूसरा क्या है, बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी समझौता। बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी समझौता। समझौता। तीसरे के बारे में बातचीत करें, तीसरा सेवाओं के व्यापार के लिए सेवाओं के व्यापार के लिए समझौता। और चौथा जो है, चौथा क्या है, तो हम कहेंगे चौथे में जो हमको देखना है वो क्या है, तो हम कहेंगे भैया व्यापार संबंधी निवेश उपायों पर समझौता। क्या लिखेंगे, व्यापार संबंधी निवेश उपायों पर समझौता। निवेश उपायों पर समझौता। 4 हमको एक एक करके पढ़ना है। सबसे पहला एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, कृषि पर समझौता। तो एक हेडिंग बनाओ यहीं पर, कृषि पर समझौता। देखें एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर क्या है। देखो इस समझौते पर उरुग्वे दौर के दौरान वार्ता हुई थी। कृषि पर जो समझौता हुआ इस पर वार्ता कहां हुई, तो उरुग्वे दौर के दौरान वार्ता हुई, जिसे 1995 से लागू किया गया। पहला पॉइंट लिखो, इस समझौते पर वार्ता हुई थी, जिसे 1995 से लागू किया गया पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरे के बारे में बातचीत करें, ये कहता है कि भैया ये जो समझौता है एग्रीकल्चर पर, ये कहता है कि भैया निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। कि जैसे मान लीजिए निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या है। अब देखो भारत एक देश है, विकासशील देश है। हमारे देश में आपको पता है किसानों की स्थिति अच्छी नहीं है। किसानों की स्थिति अच्छी ना होने पर सरकार क्या करती है, विभिन्न प्रकार की लोगों को सब्सिडी देती है, जैसे एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जैसे इरिगेशन सब्सिडी, सिंचाई सब्सिडी, आप ट्यूबवेल लगवा लो, विद्युत का बिल आपको न्यूनतम देना। इसी तरीके से फर्टिलाइजर सब्सिडी, उर्वरक सब्सिडी देती है। लेकिन ध्यान से समझना, जब इतनी सब्सिडी आपके किसानों को मिल जाएगी तो जो दूसरे देश है अगर वहां के किसानों को सब्सिडी नहीं दी जा रही होगी तो दोनों के प्राइस में डिफरेंशिएशन, विभेद देखने को मिलेगा, अंतर देखने को मिलेगा। तो कहते हैं भैया निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा हो, ऐसी सब्सिडी ना दो, ऐसी सब्सिडी ना दो जो क्या करे, जो व्यापार में किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न करे। तो भारत में अब किसानों के द्वारा जो उत्पादन किया जाएगा उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, जो दूसरे देशों में उत्पादन किया जाएगा उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उन देशों में सब्सिडी नहीं दी जा रही, हमारे देश में सब्सिडी दी जा रही।
तो ऐसी स्थिति में कहते हैं हमको क्या करना, कहते हैं कि भैया निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है और क्या करना, निम्न विकृत क्षेत्रों की ओर ले जाने वाली जो भी उपाय हैं उनको दूर करना, और हम यहां पर क्या करें, सुधार की दिशा में आगे बढ़े। अगला पॉइंट लिखो, यह समझौता निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और निम्न विकृत क्षेत्रों निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और निम्न विकृत क्षेत्रों की ओर ले जाने के उद्देश्य से एक मिनट रुकना, यह समझौता निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और निम्न विकृत क्षेत्रों की ओर ले जाने के उद्देश्य से कृषि व्यापार को कृषि व्यापार को घरेलू नीतियों के दीर्घकालिक सुधार को प्रोत्साहित करता है। दीर्घकालिक सुधार को प्रोत्साहित करता है। कि भैया देश क्या करे, देश जो भी व्यापार में विकृति उत्पन्न कर रही जो नीतियां हैं, जो घरेलू नीतियां, डोमेस्टिक पॉलिसी हैं, उनमें क्या करें, उनमें दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म में जो रिफॉर्म है उनको प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से इसको क्या किया गया, इसको अप्लाई करा गया। ठीक, आगे अगर हम आपसे बातचीत करें इसी में, यह जो होता है वो कृषि उत्पादों पर लागू होता है। इसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें तो ये आपका दूध पर लागू होगा, इसके साथ साथ गेहूं पर लागू होगा, इसके साथ साथ दही पर लागू होगा, इसके साथ साथ अगर हम बातचीत करें वाइन पर लागू होगा, शराब पर लागू होगा, इसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें तो ब्रेड पर लागू होगा, मक्खन पर लागू होगा, चॉकलेट जैसी चीजों पर लागू होगा। लेकिन यह जो समझौता है ये जो मछलियां होती हैं उनके व्यापार पर या मछली से संबंधित जो भी उत्पाद होते हैं, जैसे मछलियों का मीट इस्तेमाल किया जाता है ना, इसको ढेर सारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है, ढेर सारे देशों में इसकी खूब डिमांड होती है। भारत भी इसका एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट भी करता है अलग अलग देशों से। तो हम ये कहते हैं कि जो एग्रीकल्चर पर समझौता है, कृषि पर समझौता है, ये मछली उत्पादन यानी कि जो मछलियों का मीट है और मछलियों के संबंध में जो उत्पाद है उस पर यह लागू नहीं होगा। तो लिखेंगे यहां पर एक लाइन और, यह कृषि उत्पादों पर लागू होता है, यह कृषि उत्पादों पर लागू होता है, लागू होता है जिसमें गेहूं, दूध, मक्खन, दही, चॉकलेट, ब्रेड आदि शामिल है। ठीक है, यह समझौता मछली और मछली उत्पाद को या मछली और मछली उत्पाद पर लागू नहीं होता है, मछली और मछली उत्पाद पर लागू नहीं होता है, लागू नहीं होता है, होता है। मछली और मछली उत्पाद पर यह समझौता लागू नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम अगली बातचीत करें तो ये जो कृषि पर समझौता है इसके तीन मुख्य स्तंभ है। जो कृषि पर समझौता है इसके तीन मुख्य स्तंभ है। क्या क्या स्तंभ है देखते हैं, तो लिखिएगा एक लाइन पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, कृषि पर समझौते के तीन मुख्य स्तंभ हैं।
तीन मुख्य स्तंभ हैं। ये क्या क्या है? तो सबसे पहला जो स्तंभ है, सबसे पहला जो पिलर है वो क्या है? तो सबसे पहला पिलर है बाजार तक पहुंच। दूसरा जो है, दूसरा स्तंभ है निर्यात सब्सिडी। निर्यात सब्सिडी। और जो तीसरा है वो क्या है? तो तीसरा जो है, अगर हम इसकी बातचीत करें तो तीसरा हमारा होता है घरेलू समर्थन। घरेलू समर्थन। इसके तीन पिलर हैं। बाजार तक पहुंच। बाजार तक पहुंच का मतलब क्या है? बाजार तक पहुंच का मतलब होता है कि डब्ल्यूटीओ के सदस्य देशों को टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को हटाकर, टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को हटाकर अपने घरेलू बाजार को क्या करना है? कृषि आयात के लिए खोल देना चाहिए। तो यहां पर पहला जो बाजार तक पहुंच का मतलब है, हमारे देश में अमेरिका का गेहूं बिके लेकिन बिना किसी टैरिफ और नॉन टैरिफ के, किसी प्रकार की टैरिफ ना वसूली जाए, किसी प्रकार का नॉन टैरिफ बैरियर ना लगे, फ्री एंट्री हो, फ्री एग्जिट हो। और से दूसरा मतलब हमारे देश के उत्पाद के साथ भी वही बर्ताव किया जाए। तो बाजार तक पहुंच का मतलब क्या है? कि डब्ल्यूटीओ के जो सदस्य देश हैं वो कृषि के व्यापार के संबंध में टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को दूर कर एक दूसरे की घरेलू बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करें। तो इसी में लिख लीजिएगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, हेडिंग मत करिए, लिखिए इसका अर्थ या बाजार तक पहुंच का अर्थ, बाजार तक पहुंच का अर्थ, पहुंच का अर्थ डब्ल्यूटीओ के सदस्य देश, डब्ल्यूटीओ के सदस्य देश टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को हटाकर, टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को हटाकर हटाकर एक दूसरे के साथ एक दूसरे के साथ अपने अपने घरेलू बाजार को, अपने अपने घरेलू बाजार को आयात के लिए या कृषि आयात के लिए, कृषि आयात के लिए खुला छोड़ देना चाहिए। खुला छोड़ देना चाहिए। पहला पॉइंट ये है कि भैया बाजार तक पहुंच का क्या अर्थ है? बाजार तक पहुंच का अर्थ है कि डब्ल्यूटीओ के सदस्य देश टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को हटाकर एक दूसरे के साथ अपने अपने घरेलू बाजार को कृषि आयात के लिए खुला छोड़ दे। जब खुला छोड़ देंगे तो हम कहेंगे भैया एक दूसरे की क्या है? बाजार तक पहुंच सुनिश्चित हो चुकी है। ठीक। दूसरी बातचीत करें, दूसरा क्या है भैया? निर्यात सब्सिडी क्या है? तो निर्यात सब्सिडी में लिखिएगा, निर्यात सब्सिडी सरकारों के द्वारा प्रदान किए जाने वाले, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, निर्यात सब्सिडी, निर्यात सब्सिडी सरकारों के द्वारा प्रदान किए जाने वाले, के द्वारा प्रदान किए जाने वाले विशेष प्रोत्साहन होते हैं, विशेष प्रोत्साहन होते हैं। सरकारों के द्वारा प्रदान किए जाने वाले विशेष प्रोत्साहन होते हैं जो निर्यात को प्रोत्साहित करता है, जो निर्यात को प्रोत्साहित करता है, करता है
इसे विकसित देशों के द्वारा एक मात्रा तक, इसे विकसित देशों के द्वारा एक मात्रा तक सीमित किया जाना चाहिए, सीमित किया जाना चाहिए। ये लीजिए, हो गया। तीसरा अंग क्या है? तीसरा जो हिस्सा है वह है घरेलू समर्थन का। तो घरेलू समर्थन का तात्पर्य, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, घरेलू समर्थन का तात्पर्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सब्सिडी सरकार के द्वारा प्रदान की गई सब्सिडी को संदर्भित करता है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देता है। ठीक है। अगर हम बातचीत करें तो ये क्या करते हैं, ये घरेलू स्तर पर क्या करेंगे, जो घरेलू स्तर पर उत्पाद के रूप में, मतलब उत्पाद को प्रदान किया जा सकता है, डायरेक्ट प्रोडक्ट को, एमएसपी, कि भाई आप उत्पादन करो, किसानों से बोल देंगे तो हम आपका जो भी गेहूं का उत्पादन होगा, चावल का उत्पादन होगा, दाल का उत्पादन होगा, उसको हम क्या करेंगे, एक निश्चित कीमत पर हम खरीद लेंगे। डायरेक्ट ये प्रॉमिस हो गया। एक दूसरा होता है कि भैया हम क्या करें कि भैया उत्पाद विशिष्ट को भी प्रोवाइड किया जा सकता है, नहीं किसी, मतलब सभी उत्पादों को भी दिया जा सकता है, और क्या कर सकते हैं, उत्पाद विशिष्ट को। अब उत्पाद विशिष्ट का मतलब उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान उर्वरक या डीएपी यूरिया खेतों में डाली जाती है। अब डीएपी यूरिया खेतों में जो डाली जाती है, सरकार इस पर सब्सिडी देती है। तो उत्पाद विशेष पर भी दे सकती है और सभी चीजों पर प्रोवाइड कर सकती है। सभी चीजों का मतलब क्या है, देखो स्टार्टिंग में बीज जब आप खरीद के लाए तब भी आपको मुफ्त में मिला, खेत में पानी देना है, सिंचाई आपको सब्सिडाइज रेट पर मिला, इसके बाद सिंचाई के बाद आपको उर्वरक डालना है, उर्वरक आपको सब्सिडाइज रेट पर मिला, उसके बाद जब आपने प्रोडक्शन तैयार किया तो प्रोडक्शन भी क्या किया, सरकार ने एमएसपी पर खरीद लिया। तो ये सभी रूपों में क्या मिल सकता है, आपको मिल सकता है। ठीक है। ये सरकार के द्वारा प्रदान की गई क्या होती है, प्रदान की गई सब्सिडी को संदर्भित करता है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देता है। अब यहीं पर ध्यान सुनिएगा, अब यहीं पर हम एक और चीज पढ़ लेते हैं, विभिन्न प्रकार की सब्सिडी। विभिन्न प्रकार की सब्सिडी, डब्ल्यूटीओ के द्वारा जो सब्सिडी का डिवीजन है वो 3 प्रकार से किया गया है। एक है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, दूसरा जो है उसको बोलते हैं ब्लू बॉक्स सब्सिडी, और तीसरा जो है उसे बोलते हैं एम्बर बॉक्स सब्सिडी। देखो पहली की परमिशन है, डब्ल्यूटीओ पहली सब्सिडी को परमिट करता है कि आप इसको दीजिए। क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि किसी देश की सरकार क्या करी, नए नए बीजों के अनुसंधान पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ढेर सारा पैसा खर्च कर रही। नया बीज बनेगा तो उत्पादन बढ़ेगा ना, लेकिन ये काम कौन कर रहा है, स्पॉन्सरशिप करी जा रही सरकार के द्वारा, तो सब्सिडी ही हुई, किसानों के लिए तो सब्सिडी हो गई। तो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो काम है, किसके संबंध में, बीजों के संबंध में, उर्वरक के संबंध में, जैसे आज के टाइम पर आप देखो लगातार हमारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है। अब जलवायु परिवर्तन के अनुसार हमको क्या करना है, नए नए बीजों को क्या करना है, नए नए बीजों को खोजना है, देखना है, उसके अनुसार क्या करना है, उसके अनुसार फंड लगता है भाई, रिसर्च में ढेर सारा पैसा लगता है और वो करोड़ों रुपए लगता है। अब उस फंड को मैनेज करने की जिम्मेदारी अगर सरकार ले रही तो कोई दिक्कत नहीं, तो डब्ल्यूटीओ कहता है इस प्रकार की आप सब्सिडी दे सकते हो।
दूसरा अगर इसी में बातचीत करें, मान लीजिए क्या होता है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन करना। कृषि के संदर्भ में सरकार ऐसा कुछ कहती है कि भैया हम एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं अपने किसानों को, तो वो भी देने की परमिशन है। इसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें, मान लीजिए डिजास्टर मैनेजमेंट की कोई समस्या उत्पन्न हुई, आपदा प्रबंधन, मान लीजिए अब अगर हम आपसे बातचीत करें, सपोज करिए कि कहीं पर चक्रवात आ गया, बाढ़ की सिचुएशन उत्पन्न हो गई, बाढ़ की सिचुएशन उत्पन्न हुई तो किसानों को क्या किया गया, सब्सिडी प्रोवाइड कर दी गई। तो डब्ल्यूटीओ कहता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के संबंध में, डिजास्टर मैनेजमेंट के संबंध में, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के क्षेत्र में, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के क्षेत्र में आप क्या कर सकते हो, ये सब्सिडी प्रोवाइड कर सकते हो और इनकी हम अनुमति देते हैं, इनकी हम अनुमति क्या करते हैं, देते हैं। ठीक। दूसरा ब्लू बॉक्स सब्सिडी। देखिए ब्लू बॉक्स सब्सिडी क्या होता है, इसमें उत्पादन को सब्सिडी से जोड़ा जाता है। ब्लू बॉक्स सब्सिडी में उत्पादन को सब्सिडी से जोड़ा जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें किसानों को सब्सिडी दी जाएगी कि भैया एक निर्धारित लक्ष्य, जैसे भारत में क्या किया जाए, जैसे सपोज करें कि सरकार कहे कि भैया गेहूं का कितना उत्पादन करना है, सपोज करिए कि सरकार ने कहा गेहूं का 100 मिलियन टन उत्पादन करना है, 100 मिलियन टन। तो ऐसी स्थिति में सपोज करिए किसानों का मन नहीं है गेहूं के उत्पादन का, किसानों को लगता है गेहूं से हमको कोई लाभ नहीं, तो ऐसी स्थिति में एक निर्धारित लक्ष्य हो गया, सरकार ने लक्ष्य निर्धारित करना है कितना उत्पादन करना है, और इस उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, इस कोटे को प्राप्त करने के लिए जो भी सब्सिडी दी जाती है वो क्या कहलाती है, वो ब्लू बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत काउंट होती है। मतलब अगर हम इसको शब्दों में लिखवाएं तो शब्दों में क्या लिखेंगे, लिखिएगा शब्दों में थोड़ा सा लिख लीजिएगा, शब्दों में लिखिएगा, लिखिएगा इसमें उत्पादन को सब्सिडी से जोड़ा जाता है, जिसमें सरकार इसको रब कर देना, ठीक है, आगे लिख देंगे, जिसमें सरकार विशेष उत्पादन स्तर को प्राप्त करने के लिए स्तर को प्राप्त करने के लिए कोटा या उत्पादन सीमित करने के लिए, सीमित करने के लिए, उत्पादन सीमित करने के लिए किसानों को सब्सिडी देती है, सब्सिडी देती है। ठीक है, चलिए अगला है एम्बर बॉक्स सब्सिडी। इसकी मनाही है, डब्ल्यूटीओ क्या करता है, डब्ल्यूटीओ कहता है भैया एम्बर बॉक्स सब्सिडी नहीं देनी चाहिए, डब्ल्यूटीओ ने मना किया है। क्यों मना किया है, क्योंकि यह व्यापार में विकृति उत्पन्न करता है, व्यापार में विकृति उत्पन्न करता है। कैसे, जैसे भारत में एमएसपी दिया जाता है, जैसे भारत में सिंचाई सब्सिडी दी जाती है, जैसे भारत में अगर हम आपसे बातचीत करें उर्वरक सब्सिडी दी जाती है आदि, ये सब क्या करेंगे, ये आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करेंगी, तो इंटरनेशनल मार्केट में क्या प्रतिस्पर्धा अच्छी होगी, गुणवत्तापूर्ण प्रतिस्पर्धा होगी, नहीं होगी। जब गुणवत्तापूर्ण प्रतिस्पर्धा नहीं होगी तो समस्या उत्पन्न होंगी। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर पर एग्रीमेंट था, यानी कि एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के बारे में हमने थोड़ी सी बातचीत करी। ठीक है, अब हम दूसरा अगला सेगमेंट जो हम करेंगे, दूसरा इसका पहलू क्या है, तो इसका दूसरा जो पहलू है बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलू को हम बातचीत करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगली हेडिंग करो बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलू, बौद्धिक संपदा अधिकार के
व्यापार संबंधी पहलू या व्यापार संबंधी समझौता। ये क्या है? देखो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कई प्रकार का हो सकता है। जैसे मैं 4-5 नाम आपकी बोर्ड पे लिखता हूं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे एक कहता हूं कि सपोज करिए एक ट्रेडमार्क हो गया, एक हो गया ट्रेड सीक्रेट हो गया, सीक्रेट। एक हो गया जैसे मैंने कहा, एक मैं आपसे कह देता हूं जैसे भौगोलिक संकेतक, संकेतक हो गया। एक हो गया जैसे कॉपीराइट हो गया आपका। और एक अगली के बारे में जैसे मैं आपसे बातचीत करूं, जैसे सपोज करिए पेटेंट हो गया, पेटेंट। ये सब आईपीआर के अंतर्गत आते हैं। अब पहले इनको समझ लेते हैं ये होते क्या, एक एक चीज समझते हैं, ओरल में समझेंगे, नोट नहीं करना। ट्रेडमार्क का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि सपोज करिए, जैसे आप किसी कपड़े की दुकान पर जाओ, बढ़िया ब्रांड का कोई कपड़ा खरीदो, बढ़िया ब्रांड का कोई कपड़ा खरीदो, तो आप देखोगे कपड़े पर कहीं ना कहीं एक लोगो अंकित होता है, एक लोगो अंकित होता है, अलग अलग ब्रांड के लोगो होते हैं। तो जैसे लोगो एक देखोगे अलग अलग ब्रांड, जो लोगो होते हैं ये ट्रेडमार्क को रिप्रेजेंट करते हैं। इनको दर्ज कराया जाता है। जब आप अपने देश के आईपीआर के संबंध में ट्रेडमार्क को दर्ज कराते हैं तो उस ट्रेडमार्क को कोई दूसरा फर्म, दूसरी कंपनी इस्तेमाल नहीं कर सकती, तो ट्रेडमार्क हो गया। अब ट्रेड सीक्रेट क्या होता है? किसी वस्तु को बनाने की जो प्रक्रिया में सामग्री इस्तेमाल होती है, जैसे मान लीजिए आप कोका कोला पीते हो, तो कोका कोला को बनाने में एक रेसिपी होगी ना, तो जो रेसिपी होगी, जो भी आप उसमें इस्तेमाल करो, या पेप्सी को बनाने में जो रेसिपी हो रही है, या बर्गर को बनाने में, या पिज्जा को बनाने में जो रेसिपी इस्तेमाल करी जा रही, वो जो रेसिपी इस्तेमाल की जा रही, उसको आप रजिस्टर्ड करा लो, पंजीकरण करा लो कि इस रेसिपी के द्वारा मैं पेप्सी बना रहा हूं, मैं कोका कोला बना रहा हूं, मैं क्या करा रहा हूं, मैं पिज्जा बना रहा हूं। तो उस रेसिपी का भी प्रयोग कोई दूसरा नहीं कर सकता। तीसरा, भौगोलिक संकेत है। किसी वस्तु की उत्पादन के लिए कुछ खास भौगोलिक दशाएं होती हैं, अलग अलग। जैसे अगर हम आपसे बातचीत करें एक आधे एग्जाम्पल की, तो जैसे एक नाम सुना होगा जर्दालू आम, या अगर हम बातचीत करें, आपने शाही लीची वगैरह सुना होगा, कहीं का पासमीना साल वगैरह सुना होगा, कहीं पर जैसे आप देखो कतरनी चावल वगैरह सुने होंगे, ढेर सारे होते हैं। मतलब भारत सरकार के द्वारा एक मिनिस्ट्री ऑफ जो आपका कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, उसके द्वारा अलग अलग लोकेशन पर जो किसी खास गुणवत्तापूर्ण पदार्थ होते हैं, उनको जियोग्राफिकल इंडिकेटर का एक प्रकार से टैग दिया जाता रहता है, तो ये भी रजिस्टर्ड करा लीजिए। कॉपीराइट का मतलब क्या होता है? जब हम कॉपीराइट के बारे में आपसे बातचीत करते हैं तो इसका मतलब होता है, जैसे आपने कोई पुस्तक लिखी, अब पुस्तक आपने लिख ली, मान लीजिए कोई नॉवेल लिखा, अब उस नॉवेल को आपने क्या किया, कॉपीराइट नहीं कराया, मान लीजिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया कि ये नॉवेल आपके द्वारा लिखा गया। अब ऐसे स्थिति में आपने 5 कॉपियां छापी, 5 कॉपियां बिक गई, लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति है, उस कॉपी को उठाता है, उठाने के बाद क्या कर देता है, उसको पेटेंट, एक कॉपीराइट करा लेता है। और जब कॉपीराइट करा लिया जाएगा तो आपने लिखा हो लेकिन आपने कॉपीराइट नहीं कराया, तो ऐसी स्थिति में आपको उस नॉवेल का जो भी रिवार्ड होता है, जो भी लॉयल्टी होती है, वो नहीं मिलेगी। तो कहते हैं कि जब आप कोई पुस्तक लिखिए, जब आप कोई मूवी बनाइए, या जब हम आपसे बातचीत करें किसी मूर्ति का निर्माण करिए, जब आप कोई सॉफ्टवेयर का विकास करिए, इस तरीके का काम करिए, तो उसका कॉपीराइट करा लीजिए। तो दूसरा व्यक्ति आपकी परमिशन के बिना वो इस्तेमाल नहीं कर सकता है, कॉपीराइट का ये फायदा। पेटेंट, पेटेंट का मतलब होता है आपने कोई आविष्कार कर दिया, आविष्कार कर दिया, आविष्कार जब किया तो ऐसी स्थिति में आपके आविष्कार का प्रयोग, जैसे मान लीजिए आपने कोई दवा बनाई, अब दवा बनाई, मान लीजिए मैंने कहा कि आपने कोई दवा बनाई कैंसर रोधी, अब इसमें आपने ढेर सारा काम किया होगा, ढेर सारा पैसा खर्च किया होगा, तो सरकार ये कहती है कि जब आपने ये दवा बनाई है, आपने जो भी फॉर्मूला बनाया है, उस फार्मूले को क्या करो, उस फार्मूले का पेटेंट करा लो, फार्मूले को क्या करा लो, पेटेंट। अब पेटेंट करा लोगे तो क्या होगा,
पेटेंट करा लोगे तो उस फार्मूले के बिहाफ पर कोई दूसरा व्यक्ति कैंसर की दवा नहीं बना सकता है। तो आपको एक समय के लिए 20 वर्ष के लिए 10 वर्ष के लिए अलग अलग चीजों के लिए समय अलग अलग होता है। तो आपको क्या मिलता रहता है, इस जो भी आपने काम किया होगा, अपने ज्ञान अनुभव का प्रयोग किया होगा, उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो ये पेटेंट होता है। तो बौद्धिक संपदा जो अधिकार के व्यापार संबंधी समझौता है वो कुछ इस चीजों पर सीमित है कि अगर ऐसा कुछ किया जा चुका है, एक देश में ट्रेडमार्क किया गया है, ट्रेड सीक्रेट कराया जा चुका है, भौगोलिक संकेतक का प्रयोग किया गया है, कॉपीराइट का प्रयोग किया गया है, पेटेंटों का प्रयोग किया गया है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, दूसरा देश इनका उपयोग नहीं करेगा। दूसरा देश इनका उपयोग करने से पहले संबंधित देश से परमिशन लेगा। तो दूसरा जो समझौता वो किसके, बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार के संबंध में है। तीसरे समझौते पर आते हैं। तीसरा समझौता क्या है, सेवाओं के व्यापार के लिए सामान्य समझौता। सेवाओं के व्यापार के लिए सामान्य समझौता। तो जैसे हम आपसे बातचीत करते हैं सेवाओं के व्यापार पर समझौते को बात करते हैं, तो हम कहते हैं यह एक नियमों का समूह होता है। यह क्या होता है, नियमों का समूह होता है। जिसमें क्या होता है, WTO के जो सदस्य देश होते हैं, WTO के जो सदस्य देश होते हैं, वो सेवाओं के व्यापार के संबंध में कुछ कंडीशंस, कुछ दिशा निर्देश जारी करते हैं और जिनको एक दूसरे देश फॉलो करते हैं। तो एक लाइन में अगर इसको लिखना पड़े तो हम क्या लिखेंगे, इसमें लिख लीजिएगा, लिखिएगा यह नियमों का एक समूह है जो सदस्य देशों, या नियमों का एक समूह है जो सदस्य देशों के द्वारा सेवाओं के व्यापार पर लागू किया जाता है, जिसके माध्यम से सेवाओं के व्यापार में टैरिफ या सेवाओं के व्यापार में बाधाओं को कम किया जा सके, बाधाओं को कम किया जा सके। कम किया जा सके, ठीक है, ये हो गया। चलिए अब हम आगे बातचीत करते हैं और अगला जो है वो है व्यापार संबंधी निवेश उपायों पर समझौता। देखिएगा, अगली हेडिंग करो, व्यापार संबंधी निवेश उपायों पर समझौता। ये क्या होता है, इसके बारे में अगर हम आपसे बातचीत करें, व्यापार संबंधी निवेश उपायों पर जब हम समझौते पर बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कुछ निवेश जो उपाय होते हैं या व्यापार के प्रतिबंधों को लेकर ये अप्लाई किया जाता है। ये जो आपका व्यापार संबंधी निवेश उपायों पर समझौता है, ये समझौता क्या है, ये समझौता कुछ निवेश उपायों और व्यापारों को प्रतिबंधित करने को लेकर अप्लाई करा जाता है। तो एक लाइन में अगर इसको लिखना है तो लिखिएगा, क्या लिखेंगे, लिखिएगा व्यापार संबंधी निवेश उपायों पर समझौता निवेश उपायों पर समझौता कुछ निवेश उपायों और व्यापार को प्रतिबंधित करने को
पर लगाया जाता है, पर लगाया जाता है। WTO के सदस्य ऐसे किसी भी उपाय को लागू नहीं कर सकते हैं। सदस्य ऐसे WTO के सदस्य ऐसे किसी भी उपाय को लागू नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं, ऐसे किसी भी उपाय को लागू नहीं कर सकते हैं जो विदेशी उत्पादों के खिलाफ भेदभाव करता हो। विदेशी उत्पादों के खिलाफ भेदभाव करता हो, भेदभाव करता हो। ठीक है, तो ऐसा कोई भी काम नहीं किया जाएगा, ठीक है, जो क्या करे, जो विदेशी उत्पादों के खिलाफ भेदभाव करते हो, ऐसा कोई भी नियम कानून नहीं लागू कर। ठीक है, तो अगर हम बातचीत करेंगे, ये जो व्यापार संबंधी निवेश उपायों पर जो समझौता होता है, ये केवल और केवल वस्तुओं पर लागू होता है, सेवाओं पर लागू नहीं होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, इतना चीजें क्लियर हुई, कुछ समझ में आया, इसको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, पढ़िएगा, कुछ फैक्ट हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं और कुछ हैंडआउट में लिखा हुआ है, आप उसको पढ़िएगा। इसके आगे जब हम आपसे बातचीत करेंगे तो अब हम आपसे बातचीत करेंगे एकीकृत अर्थव्यवस्था के स्तर पर। ठीक है, एकीकृत अर्थव्यवस्था के स्तर हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं और एकीकृत अर्थव्यवस्था के स्तर को हम पहले एक ग्राफ से समझेंगे और उसके बाद फिर हम इसके बारे में थोड़ी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन नोट करेंगे। तो अगली हेडिंग एक कर लो, एकीकृत अर्थव्यवस्था के स्तर। एकीकृत अर्थव्यवस्था के स्तर। एकीकृत अर्थव्यवस्था के स्तर, जरा देखते हैं कि ये क्या होता है। देखो, पहले मैं एक चार्ट बना देता हूं, थोड़ा सा आप समझ, थोड़ा सा सहयोग करिएगा आप लोग। ठीक, देखिए, इसमें हमको 5 तरीके के चीजें बनानी है, 5 तरीके के कॉन्सेप्ट हमको यहां पर करने हैं। ध्यान सुनिएगा, अब हम आपको बताने चले। देखो, तो मैं इस पूरे को रब कर दे रहा हूं, ठीक है। तो एक सेगमेंट आपका ये होता है, दूसरा आपका ऐसे हो गया, तीसरा आपका ये हो गया, चौथा आपका ये हो गया और पांचवा आपका क्या हो गया, पांचवा आपका, चौथा आपका ये सेगमेंट हो गया और पांचवा जो हो गया वो ये वाला हो गया। 5 गोले। अब इसमें से हमको एक एक करके देखना है। देखो, सबसे छोटा जो स्वरूप होता है एकीकृत अर्थव्यवस्था के स्तर में, वो होता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। क्या होता है? प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, PTA, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, वरीयता व्यापार समझौता। ठीक, इसके बाद इससे बड़ा कौन होता है? तो इससे बड़ा होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता होता है। तीसरे नंबर के बारे में अगर हम बातचीत करें तो तीसरे नंबर पर इससे बड़ा कौन सा एकीकृत अर्थव्यवस्था का स्तर होता है? तो हम कहते हैं भैया सीमा शुल्क संघ होता है, सीमा शुल्क संघ। नेक्स्ट के बारे में अगर हम आपसे बातचीत करें तो अगला कौन सा होता है? तो सीमा शुल्क संघ से बड़ा जो एकीकृत अर्थव्यवस्था का स्तर होता है वो होता है साझा व्यापार, साझा व्यापार। और जो पांचवा स्तर होता है एकीकृत अर्थव्यवस्था के स्तर का, वो क्या होता है? तो हम कहेंगे आर्थिक संघ होता है, आर्थिक संघ। ये 5 स्तर होते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था के एकीकरण के। सबसे छोटा होता है PTA, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कस्टम्स ड्यूटी, एक प्रकार से यूनियन, साझा व्यापार, कॉमन ट्रेड आप कह सकते हो, और फिर इकोनॉमिक यूनियन टाइप का कह सकते हो, आर्थिक संघ। अब इसमें से एक एक करके हमको पढ़ना है। सबसे पहला हमको PTA पढ़ना है, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। तो एक हेडिंग करो, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, देखते हैं इसके बारे में। देखिए, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट को अगर हम आपको बताने का प्रयास करें तो सामान्य सी भाषा में कहेंगे कि यह एक व्यापारिक समूह होता है जिसमें
सदस्य देश गैर सदस्य देशों की तुलना में एक दूसरे को ज्यादा व्यापार रियायत देते हैं, टैरिफ को दूसरे देशों की तुलना में कम रखते हैं, गैर टैरिफ बाधाओं को भी कम करने का प्रयास करते हैं। एक व्यापारिक समूह होता है, मतलब अगर एक लाइन में इसको लिखा जाए तो हम क्या लिखेंगे, तो इसको लिखिएगा, लिखिएगा, यह एक व्यापारिक समूह है जिसमें, यह एक व्यापारिक समूह है, समूह है जिसमें शामिल सदस्य देश एक दूसरे को गैर सदस्य देशों की तुलना में, गैर सदस्य देशों की तुलना में ज्यादा ज्यादा वरीयता देते हैं, अर्थात व्यापारिक अवरोधों को कम रखते हैं, व्यापारिक अवरोधों को कम रखते हैं, व्यापारिक अवरोधों को कम रखते हैं, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है, कहते, पहला वाला सेगमेंट ये प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट का। इसके बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, तो दूसरी हेडिंग करो, मुक्त व्यापार समझौता। ठीक है, ये मुक्त व्यापार समझौता क्या होता है? तो मुक्त व्यापार समझौते में जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो हम ये कहते हैं कि भैया देशों के एक समूह ने व्यापार बाधाओं को सीमित या समाप्त करने को लेकर समझौता किया है। एक देशों का समूह होगा, जैसे भारत ने बहुत सारे देशों के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके रखे हैं। जैसे अगर हम आपसे बातचीत करें तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसे हमने श्रीलंका के साथ करके रखा है, जैसे हमने भूटान के साथ करके रखा है, नेपाल के साथ हमने करके रखा है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है कि भैया देशों के एक समूह ने व्यापार बाधाओं को सीमित करने या कम करने को लेकर समझौता करके रखा है, जिसमें क्या होता है, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की एक सूची अलग कर दी जाती है, जिस पर क्या होता है, जिस पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू नहीं होता है, बाकी सभी वस्तुओं और सेवाओं पर क्या होगा, देशों के भीतर आयात और निर्यात क्या होगा, सीमा शुल्क रहित होगा। ठीक है, तो अगला लिखिएगा, इसी में लिख लीजिए, पैराग्राफ चेंज करके इसमें क्या लिखेंगे, लिखिएगा, देशों के एक समूह ने, देशों के एक समूह ने व्यापार बाधाओं को समाप्त करने, बाधाओं को व्यापार बाधाओं को सीमित करने या समाप्त करने, सीमित करने या समाप्त करने, समाप्त करने को लेकर, समाप्त करने को लेकर एक समझौता किया होता है, किया होता है, जिसमें जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की एक सूची, की एक सूची को आपसी सहमति से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के दायरे से बाहर रखा जाता है, दायरे से बाहर रखा जाता है, बाहर रखा जाता है, बाहर रखा जाता है, शेष सभी वस्तुओं पर
या शेष सभी वस्तुओं के व्यापार पर, वस्तुओं के व्यापार पर या शेष सभी वस्तुओं का व्यापार मुक्त होता है, मुक्त होता है। मतलब किसी भी प्रकार की कोई टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर का सामना नहीं करना पड़ता है। ठीक है। तीसरा इसका सेगमेंट क्या है? तो तीसरा है भैया सीमा शुल्क संघ। तो अगली हेडिंग करो सीमा शुल्क संघ क्या है। हेडिंग करो सीमा शुल्क संघ। सीमा शुल्क संघ के बारे में अगर हम आपसे बातचीत करें तो सामान्य सी भाषा में हम कहेंगे भैया यह एफटीए, फॉरेन जो आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, इसका एक विकसित या उन्नत रूप होता है। इसके द्वारा सदस्य देशों में क्या किया जाता है कि सदस्य देशों के मध्य में वस्तुओं और सेवाओं की, जो सभी वस्तुओं और सेवाएं होती हैं, उनकी मुक्त रूप से आवाजाही होती है। यहां पर ये जो सूची अलग रखी गई थी, वस्तुओं और सेवाओं की एक सूची जिसको अलग किया जाता है, जिस पर टैरिफ लगाया जा सकता है, उनको भी समाप्त कर दिया जाता है। तो ये एफटीए का एक उन्नत रूप होता है। अगर इसको एक लाइन में लिखना पड़े तो हम क्या लिखेंगे? लिखिएगा यह एफटीए का एक उन्नत रूप होता है। का एक उन्नत रूप है, उन्नत रूप है, उन्नत रूप है। आगे लिखिएगा इसमें इसके द्वारा सदस्य देशों से इसके द्वारा सदस्य देशों से इसके द्वारा सदस्य देशों से वस्तु को सभी प्रकार से वस्तु को सभी प्रकार के वस्तु को सभी प्रकार के सभी प्रकार के सीमा शुल्क से छूट प्रदान की जाती है। सीमा शुल्क से छूट प्रदान की जाती है। प्रदान की जाती है। इसके साथ साथ इसके साथ साथ सदस्य देश तथा गैर सदस्य देशों के मध्य गैर सदस्य देशों के संदर्भ में सदस्य देश तथा गैर सदस्य देशों के संदर्भ में एक समान टैरिफ नीति अपनाई जाती है। एक समान टैरिफ नीति अपनाई जाती है। एक समान टैरिफ नीति क्या की जा रही है? अपनाई जा रही है। ठीक है। और अगला जो स्टेप है वो इसका थोड़ा सा उन्नत रूप है, साझा बाजार। तो अगला हेडिंग करो साझा बाजार। साझा बाजार, कॉमन मार्केट। साझा बाजार क्या होगा? तो भैया साझा बाजार को हम कहेंगे सीमा शुल्क संघ की कंडीशन होगी और पूंजी और श्रम की मुक्त आवाजाही होगी। मतलब सीमा शुल्क संघ कहेंगे, इसमें सीमा शुल्क संघ की स्थिति होगी और उसके साथ साथ क्या होगी? श्रम और पूंजी की मुक्त आवाजाही होगी। मुक्त आवाजाही होगी। ठीक है। और अगला साझा बाजार के बाद हम अगले टर्म के बारे में बातचीत करें तो एक है आर्थिक संघ। आर्थिक संघ क्या होगा? तो आर्थिक संघ जो है वो साझा बाजार का भी उन्नत रूप है। मतलब यहां पर साझा बाजार की कंडीशन होगी, साझा बाजार पाया जाएगा और उसके साथ साथ अगर हम बातचीत करें तो जो कुछ संस्थाएं ऐसी होंगी जो पूरे के पूरे देशों में कॉमन होंगी। जैसे हम यहां पर बातचीत करें, साझा आर्थिक नीतियां व संस्थाएं भी यहां पर काम करेंगी। साझा आर्थिक नीतियां व संस्थाएं भी कार्य करेंगी, यहां पर साझी होंगी। मतलब जैसे
यूरोपीय यूनियन के बारे में आप देख लो, इसका एक सबसे बढ़िया एग्जांपल यूरोपीय यूनियन है। देखो, साझा बाजार है, ब्रिटेन को छोड़कर लगभग 27 देशों का एक समूह है ये। इसमें जो पॉलिसी बनती है साझी बनती है, एक समान देशों पर समान रूप से लागू होती है, और कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो पूरे पूरे यूरोपीय यूनियन को क्या करती हैं, रेगुलेट करने का कार्य करती हैं। ठीक है, इतना चीजें हुई। अब देखिए यहीं पर अगर हम कुछ बातचीत करें तो इसके संबंध में, जैसे हमने 4-5 शब्द देखे, तो इसमें अगर हम आपसे बातचीत करें, भारत ने अलग अलग देशों के साथ में क्या किया है, अलग अलग प्रकार का समझौता किया है। जैसे अगर हम बातचीत करें विभिन्न देशों के साथ भारत के समझौते, एक हेडिंग करो, विभिन्न देशों के साथ, विभिन्न देशों के साथ भारत के समझौते। समझौते, ठीक है। जैसे भारत का आसियान देशों से एक समझौता हुआ है, तो हम कहेंगे क्या समझौता है, तो हम कहेंगे भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौता। भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इस समझौते के बारे में अगर हम आपसे बात करें, तो ये जो समझौता है ये कब हो रहा है, तो इस समझौते को भारत सरकार और आसियान के देशों के मध्य में 2010 के मध्य में किया गया, 2010 में किया गया। इसके द्वारा अब आसियान देशों और भारत के बीच में जो व्यापार हो रहा है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की कंडीशंस के अनुसार हो रहा है। इसके साथ अगर हम और बातचीत करें, जैसे अगर हम बातचीत करें, भारत सिंगापुर व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता किया गया है। भारत सिंगापुर इसके बारे में जब हम आपसे बातचीत करें, कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ये कब किया गया है, तो ये समझौता 2005 का ही है। इसके द्वारा भारत और सिंगापुर क्या करेंगे, आर्थिक सहयोग को लेकर, एक दूसरे का आर्थिक सहयोग करने को लेकर क्या है, प्रतिबद्ध हुए। अगले समझौते के बारे में बातचीत करें, तो अगला समझौता जैसे हम बातचीत करें, भारत श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, भारत श्रीलंका श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता, मुक्त व्यापार समझौता। ये भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते के बारे में बातचीत करें, तो ये समझौता 2000 में हुआ कि भारत से श्रीलंका सामान्य फ्री में जाएंगी और फ्री में सामान्य श्रीलंका से भारत में आएंगी। इसके साथ साथ अगर हम बातचीत करें, भारत ने भूटान के साथ में क्या करके रखा, व्यापार समझौता करके रखा। अगला लिखे, भारत भूटान व्यापार समझौता, भारत भूटान व्यापार समझौता। ये जो भारत भूटान व्यापार समझौता है, ये समझौता वर्ष 2006 का है, 2006 का है, वर्ष 2006 का। इस समझौते के तहत क्या है, एक दूसरे के व्यापार में भारत और भूटान क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें, जैसे आप देखोगे एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट, अगला है एशिया पैसिफिक, एशिया प्रशांत ट्रेड व्यापार समझौता। एशिया पैसिफिक व्यापार समझौते के बारे में बातचीत करें, तो एशिया पैसिफिक व्यापार जो समझौता है वो 2014 में भारत के द्वारा साइन किया गया एशिया पैसिफिक कंट्रीज के मध्य। इस तरीके से भारत ने विश्व के कई सारे देशों के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके रखे हैं। ठीक है, और कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट करके रखे हैं। ठीक है, ढेर सारे ट्रेड एग्रीमेंट करके रखे हैं, तो अलग अलग देशों के साथ अलग अलग समय पर हमने समझौते करके रखे हैं। ठीक है, अगली जो चीज है, तो ये हमने कुछ ट्रेड एग्रीमेंट्स के बारे में पढ़ा है। आगे जब हम पढ़ते हैं तो अगला हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं के बारे में देखते हैं। तो टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाएं। देखिए, टैरिफ के बारे में बातचीत करें तो भारत में जो प्रशुल्क होता है, जो टैरिफ होता है, कस्टम जो होता है, सीमा शुल्क होता है, सीमा शुल्क,
भारत में जो कस्टम होता है, जो सीमा शुल्क होता है, उसको टैरिफ बाधा के रूप में ट्रीट किया जाता है। और सीमा शुल्क को छोड़कर, टैरिफ बाधाओं को छोड़कर, या हम बातचीत करें इन टैरिफ बाधाओं को छोड़कर जितने भी बैरियर्स होते हैं व्यापार में, वस्तुओं के आयात निर्यात में जो भी बाधाएं होती हैं, बाकी जो बची हुई बाधाएं हैं वो सब नॉन टैरिफ बैरियर में आएंगी। जैसे कोटा लगा दिया, कोटा अगर देखोगे तो कोटा जो है वो नॉन टैरिफ बैरियर का एग्जांपल। इसी तरीके से स्वच्छता और फाइटो स्वच्छता के ऊपर काम कर दिया गया, स्वच्छता और फाइटो स्वच्छता के ऊपर काम किया गया, तो उसको भी क्या कहेंगे, ये भी आपका ये नॉन टैरिफ बैरियर के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत? नॉन टैरिफ बैरियर के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। इसके साथ साथ अगर हम कुछ और बातचीत करें तो देखोगे जैसे एंटी डंपिंग ड्यूटी, डंपिंग ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, ये सब चीजें किसमें है? ये सारी की सारी चीजें आप देखोगे तो नॉन टैरिफ बैरियर का एग्जाम्पल होती है, ठीक है। अब यहीं पर हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। पहली तो बातचीत जो हम करने चल रहे हैं वो क्या है? वो है भैया एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है? देखो, एंटी डंपिंग ड्यूटी, जैसे मान लो भारत और चीन का व्यापार हो, एंटी डंपिंग ड्यूटी, जैसे मैंने कहा आपसे भारत और चीन का व्यापार हो रहा है, भारत को यह पता चल जाए कि चीन जो सामान भारत में निर्यात कर रहा है, मतलब भारत जिस सामान का आयात कर रहा है, कहां से? चीन से, वो सामान चीन के मार्केट में सस्ता बिक रहा है, सॉरी चीन के मार्केट में महंगा बिक रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा चीन से आपने कोई सामान मंगाया, कपड़ा, कपड़े की चीन में जो कीमत है तो सपोज करिए कितना, 200 रुपए है, लेकिन भारत में चीन कितने में कपड़ा बेच रहा है? भारत में सपोज करिए 195 रुपए में बेच रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा है, अपने एक्सपोर्ट आइटम पर सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा है ना, तभी तो सस्ता बिक रहा है। नहीं, 200 रुपए का सामान जब चीन के मार्केट में बिक रहा है और ट्रेड करोगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अलग से लगेगी, तो ये सस्ता कैसे होगा? ये तो महंगा होना चाहिए। जब किसी देश की सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि व्यापार करने वाला देश उसके साथ में क्या कर रहा है, उसके साथ में एक्सपोर्ट सब्सिडी का खेला कर रहा है, या फिर हम कहें कि जो सामान वह आयात कर रहा है वो आयातित देश में सस्ती बिक रही, आयातित देश में महंगी बिक रही और घरेलू देश में महंगी बिक रही, सॉरी आयातित देश में महंगी बिक रही है ना, मतलब जिस देश से आयात कर रहे हैं उस देश में महंगी बिक रही और घरेलू देश में क्या है, सस्ती बिक रही। तो ऐसी स्थिति में जो व्यापार पर ड्यूटी लगाई जाती है, जो टैक्स लगाया जाता है, उसे एंटी डंपिंग ड्यूटी कहते हैं, और ये नॉन टैरिफ बैरियर का एग्जांपल है। पहला ये क्या हो गया? एंटी डंपिंग ड्यूटी हो गया। दूसरा, अगर इसी में बातचीत करें, दूसरा क्या है? काउंटर वेलिंग ड्यूटी। काउंटर वेलिंग ड्यूटी भी क्या है? एक प्रकार से नॉन टैरिफ बैरियर का एग्जांपल है, ठीक है। क्या होता है कि अगर हम बातचीत करें, जब विदेशी सरकारें कभी कभी अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए घरेलू उत्पादकों को क्या करती हैं? घरेलू उत्पादकों को निर्यात सब्सिडी देती, तो ऐसी स्थिति में उस सब्सिडी के प्रभाव को कम करने के लिए काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई जाती है। अब देखो, काउंटर वेलिंग ड्यूटी वह ड्यूटी है जो उत्पादक देश के में सरकार के द्वारा प्रदान की गई सब्सिडी के प्रभाव को क्या करता है? समाप्त कर देता है। उत्पादक देश में जो सब्सिडी सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है उसको समाप्त कर देता है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटर वेलिंग ड्यूटी, ये दो प्रकार के नॉन टैरिफ बैरियर के एग्जांपल, और दोनों का लगभग लगभग नेचर सेम। यहां पर बढ़ी हुई कीमतों को क्या किया जाएगा? बढ़ी हुई कीमतों को या कम हुई कीमतों को बढ़ाने के उद्देश्य से यहां पर जब ड्यूटी लगाई जाएगी, और यहां पर क्या है? सब्सिडी को समाप्त करने के उद्देश्य से जब ड्यूटी लगाई जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी, ठीक है। इतना चीजें स्पष्ट हुई कुछ। अब हम जब आगे बातचीत करते हैं तो अब हम आगे बातचीत करने चलें विश्व की कुछ प्रमुख संस्थाओं के बारे में, जैसे IMF या IBRD, कुछ अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में बातचीत करने चले। और सबसे पहले हम बातचीत करते हैं अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक कोष। अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक कोष, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। देखो, अगर हम बातचीत करें तो दो संस्थाएं हैं, एक संस्था तो IMF है और दूसरी संस्था है IBRD।
या विश्व बैंक आप कह दो, विश्व बैंक, इसको वर्ल्ड बैंक कहते हैं। इन दोनों इंस्टीट्यूशन की स्थापना जो है वो कब हो रही है? तो इन दोनों संस्थाओं की स्थापना एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हो रही है, और ये ब्रेटन वुड्स जो कॉन्फ्रेंस है वो कब हो रही है? तो 1944 में हो रही है। और ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस से ही इन दोनों संस्थाओं की स्थापना का क्या पड़ा? एक प्रकार से नींव पड़ी। और इसीलिए इन दोनों संस्थाओं को, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को क्या कहते हैं? ट्विन सिस्टर के नाम से भी जानते हैं, ट्विन सिस्टर। वर्ल्ड बैंक का पहले नाम वर्ल्ड बैंक नहीं था, इसका स्टार्टिंग में नाम था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईबीआरडी। अब यहां पर एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले आईएमएफ के बारे में देखेंगे। आईएमएफ की स्थापना जो है वो कब हुई है? तो आईएमएफ की स्थापना हुई 1945 में, स्थापना 1945 में हुई। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर आपका वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो सदस्यों की संख्या आज के समय में लगभग 190 हो चुकी है, 190। ये काम क्या करता है? जब आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की सिचुएशन उत्पन्न होती है तो उस स्थिति से निपटने में आईएमएफ सदस्य देशों की मदद करता है। ध्यान सुनिएगा, शब्द एकदम स्पष्ट है। बीओपी क्राइसिस, बीओपी क्राइसिस का मतलब, अगर आपके देश में लगातार घाटे की स्थिति बनी हुई, लगातार घाटा बना हुआ है, आपके देश से विदेशी मुद्रा का आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है, इनफ्लो कम हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपके पास विदेशी मुद्रा का संकट उत्पन्न होगा, जिसको बीओपी क्राइसिस कहते हैं। इससे निपटने में भी आपकी आईएमएफ क्या करता है? मदद करता है। आईएमएफ के द्वारा एक कागजी मुद्रा बनाई गई जिसका नाम है एसडीआर, विशेष आहरण अधिकार, विशेष आहरण अधिकार। ये जो विशेष आहरण अधिकार है, अगर हम इसके बारे में आपसे थोड़ी सी बातचीत करें तो ये बनाया गया था 1969 में और लागू हुआ 1971 में। इसको कागजी मुद्रा भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कागजी मुद्रा कहते हैं, पेपर करेंसी, पत्र मुद्रा के रूप में भी इसको देखते हैं। और थोड़ी सी बातचीत बता देते हैं, ये जो एसडीआर है इसका मूल्य विश्व की 5 प्रमुख मुद्राओं पर आधारित है, भारित है, जिसमें सर्वाधिक अगर भारांश की बातचीत करें तो डॉलर का है। सबसे अधिक भार एसडीआर में किसका है? तो डॉलर का है। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन पर्याप्त है। बाकी आपके हैंडआउट में ढेर सारी चीजें लिखी हुई है, 1-2 पन्ने में आप उसको पढ़ लीजिएगा। दूसरा है आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईबीआरडी। पहले तो समझ लो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण जो लॉस हुआ यूरोपीय महाद्वीप में, जो भी क्षति हुई, उसको क्या करना? उसका पुनर्निर्माण करना, रिकंस्ट्रक्शन करना। और रिकंस्ट्रक्शन करने के बाद यूरोप को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए इसकी स्थापना की गई। इसकी स्थापना के बारे में बातचीत करें तो इसकी स्थापना की जो शुरुआत है वो आपको मिलती कब है? तो हम कहते हैं दिसंबर 1945 में इसकी स्थापना की गई। इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो इसका हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन डीसी में है। मैंने काम बता दिया क्या करना, वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। इसका जो मुख्य कार्य है वर्तमान समय में, वो विकासशील देश और अल्प विकसित देशों को विकासात्मक कार्यों में क्या करना? सहायता प्रदान करना, ऋण प्रदान करने की व्यवस्था करता है। ये ऋण प्रदान करता है किसको? जो भी इसके सदस्य देश होते हैं उनको। ठीक है, और अगर हम आपसे बातचीत करें तो वर्तमान समय में अगर हम कहें तो लगभग 189 कंट्रीज के क्या है? मेंबर। अगला है, अगले अगर इंस्टीट्यूट की बात करें तो अगला इंस्टीट्यूट है अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम। इसकी स्थापना के बारे में बातचीत करें तो इसकी स्थापना का जो विचार है वो 1956 का है।
इसकी स्थापना कब हो रही है? तो जुलाई 1956 में इसकी स्थापना हो रही है। जुलाई 1956। और अगर हम इसकी बातचीत करें तो इसका भी मुख्यालय कहां है? तो इसका भी हेडक्वार्टर आपका वाशिंगटन में ही है। ठीक है। सदस्य देशों की संख्या इसमें कितनी है? तो वर्तमान समय में इसके सदस्य देशों की संख्या 185। सदस्य इसके कौन है? कितने देश इसके सदस्य है? तो 185 इसके मेंबर कंट्री। अब ध्यान से समझिएगा, अगर हम आपसे बातचीत करें तो ये वित्त को प्रबंधित करने के लिए जब क्या होते हैं, जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं, संस्थाएं होती हैं, जब ये वित्त की क्राइसिस से जूझ रही होती हैं, तो ऐसे में जब किसी से मदद लेना होता है, किसी अंतरराष्ट्रीय संस्थान से, तो इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूट या कॉर्पोरेशन के पास, आईएफसी के पास जाती। ठीक है। इसके बाद अगली अगर हम बातचीत करें तो अगला है अंतरराष्ट्रीय विकास संघ। अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, इंटरनेशनल एसोसिएशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये क्या है? अगर इसकी स्थापना के बारे में बातचीत करें तो इसकी स्थापना 1960 में की गई। कब? 1960 में स्थापना इसकी की गई 1960 में। इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो इसका भी हेडक्वार्टर भैया वाशिंगटन में ही है। वह कहां पर है? वाशिंगटन में इसका भी मुख्यालय, वाशिंगटन में इसका भी मुख्यालय। और सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो इसके सदस्य देशों की संख्या 174, 174। 174 क्या है? इसके सदस्य देशों की संख्या है। ठीक है, क्लियर। आगे चलें। इसके बाद बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी है। कौन सी? बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। इसको शॉर्ट में बोलते हैं मीगा, मीगा बोलते हैं। मीगा की स्थापना कब हो रही है? तो अगर हम मीगा की स्थापना के बारे में आपसे बातचीत करें तो मीगा की स्थापना हो रही है 1988 में, और इसका मुख्यालय कहां है? वाशिंगटन। तो स्थापना 1988 में, 1988 में, और हेडक्वार्टर वाशिंगटन। काम क्या है? अगर हम काम के बारे में आपसे बातचीत करें तो काम है कि भैया ये जो निवेश करते हैं, एक देश दूसरे देश में, दूसरा देश तीसरे देश में, ये जो विभिन्न देशों के मध्य, सरकारों के मध्य जब निवेश किया जाता है तो निवेश के संबंध में कोई समस्या तो उत्पन्न नहीं हो गई। उस समस्या के समाधान करने के लिए इसकी स्थापना की गई, ताकि सदस्य देशों के मध्य में निवेश के संबंध में एक प्रकार से सहूलियत बनी रहे। ठीक है। और अगर हम इसके बारे में बातचीत करें, इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो इसके सदस्यों की संख्या 182, 182 इसके सदस्य देश है। ठीक है, चलिए आगे चले। अगली अगर हम बातचीत करें, अगला जो सदस्य है, अगला जो इंस्टीट्यूट है वह यूरोपीय यूनियन। क्या है? यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय यूनियन। अब यूरोपीय यूनियन के बारे में अगर हम आपसे बातचीत करें तो यूरोपीय यूनियन की जो स्थापना है वो हो कब रही? यूरोपियन इकोनॉमिक, एक प्रकार से अगर हम बातचीत करें, कम्युनिटी के नाम से हो रही 1957 में, 1957। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के नाम से इसकी स्थापना हो रही है 1957 में। बाद में अगर हम आपसे बातचीत करें तो इन्होंने एक साझी मुद्रा चलाई। जो इसके सदस्य देश होते हैं उन्होंने एक साझी मुद्रा चलाई, और साझी मुद्रा कब चलाई? तो 1992 में। और साझी मुद्रा का नाम क्या है? यूरो, यूरो नाम है। और ये प्रचलन में कब स्टार्ट कब की गई? तो 1992 में। अब अगर हम इसमें थोड़ी सी बातचीत करें तो इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई 1995 में। इसकी स्थापना कब? 1995 में।
और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ब्रुसेल्स में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ठीक। और सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो इसके सदस्यों की संख्या है 27, 27 इसके सदस्य देश है। ये क्या करते हैं? भैया सदस्य देशों के मध्य में मुक्त व्यापार है, पूंजी और श्रम का पलायन भी फ्रीली होता है। ठीक है। कई ऐसी संस्थाएं हैं जो काम करती हैं एक साथ, मतलब सदस्य देशों में एक साथ एक ही संस्था काम करती है। तो इनका कई सारा कॉन्सेप्ट एक तरीके का कार्य कर रहा है। अगली अगर हम बातचीत करें तो एक है एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक, विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में जब हम आपसे बातचीत करें तो इसकी स्थापना जो है वो कब हो रही? तो इसकी स्थापना की जा रही 1966-67, 1966 में इसकी स्थापना की जा रही। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। इसकी हेडक्वार्टर कहां पर है? मनीला। इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो इसके सदस्यों की संख्या 68, 68 इसके सदस्य देशों की संख्या। ठीक है। और अगर हम इसी में बातचीत करें तो एक है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक या एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक। अगला लिखो, एशियाई अवसंरचना एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक। स्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए अगर हम इसके बारे में आपसे बातचीत करें तो इसकी स्थापना की गई है 2016 में। कब? 2016। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो बीजिंग में इसका मुख्यालय, बीजिंग, चीन। चीन में क्या है? इसका मुख्यालय। अब अगर हम इसके बारे में बातचीत करें, इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो इसके सदस्य देशों की संख्या 105, 105 इसके सदस्य देशों की संख्या। ये अवसंरचनात्मक निवेश के लिए एक समर्थित क्या है? एक बैंक है, एक इकाई है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बातचीत करें तो हम आपसे बातचीत करते हैं ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। अगला लिखो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। विकास संगठन, आर्थिक संगठन, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, ओईसीडी। अगर हम इसके बारे में बातचीत करें तो इसकी स्थापना जो है वो की गई है 1961 में, 1961 में इसकी स्थापना की जा रही। इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? इसका मुख्यालय पेरिस में है। और इसके सदस्य देशों की जो संख्या है वो 38 हो चुकी है। कितनी? 38 है। 38 इसके सदस्य देश हैं, 38। ठीक। इसके बाद अगर हम आपसे बातचीत करें, एक है आसियान। आसियान के बीच में अभी आपने देखा भारत ने आसियान के साथ में एक मुक्त व्यापार समझौता करके रखा है। तो आसियान, आसियान के बारे में अगर हम आपसे बातचीत करें तो आसियान की स्थापना कब हुई? तो आसियान की स्थापना हुई 1967 में। स्थापना कब हुई? तो आसियान की स्थापना हुई 1967 में, 1967 में। और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय है जकार्ता। इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय है जकार्ता में। और सदस्य देशों की संख्या कितनी है? इसके सदस्य देशों की संख्या है 10। ये सब
व्यापारिक संगठन है, ये सब सहयोगी संगठन है, समझ रहे हो। इसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें तो आप देखोगे एक है सार्क, सार्क नाम सुना है, सार्क, सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसकी स्थापना के बारे में बातचीत करें तो इसकी स्थापना कब करी गई, 1985 में। स्थापना कब है, 1985 में। इसका मुख्यालय अगर हम कहें तो इसका मुख्यालय काठमांडू में, इसका मुख्यालय कहां पर है, काठमांडू। और अगर हम इसके साथ साथ थोड़ी सी और बातचीत करें, इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो इसके सदस्य देशों की संख्या है 8, 8 इसके सदस्य देशों की संख्या। एक है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग संगठन, SCO, संघाई सहयोग संगठन। संघाई सहयोग संगठन के बारे में अगर हम आपसे बातचीत करें तो इसकी स्थापना कब करी गई थी, 1996 में। बाद में ये फेमस हुआ, मतलब कि एक इसके लिए जो चार्टर लाया गया वो 2001 में। तो स्थापना के लिए चाहे तो आप कह दीजिए इसकी स्थापना 1996 में की गई थी, या फिर क्या कहिए, या फिर एक चार्टर जब लाया गया 2001 में, ठीक। और इसका मुख्यालय कहां है, तो बीजिंग में, इसका मुख्यालय भी कहां है, बीजिंग में, ठीक। और इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो इसके सदस्य देशों की संख्या है कितनी, 9, 9 इसके सदस्य देश हैं, ठीक है। 9 इसके क्या है, 9 कंट्री इसके मेंबर हैं, ठीक। ये हो गया। अब अगर हम आपसे बातचीत करें एक और संस्था, अंतरराष्ट्रीय संस्था है, जिसको आप क्या कहते हो, जिसको आप सिंपल सी भाषा में कहते हो कि भाई अंकटाड, 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 यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकटाड। अंकटाड के बारे में बातचीत करें तो इसकी स्थापना कब करी गई, तो इसकी स्थापना की गई थी 1964 में, 1964 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहां है, तो इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। और इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो इसके सदस्य देशों की संख्या है 195, कितनी है, 195 इसके सदस्य देशों की संख्या। ये कुछ अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठन है। कैसे संगठन है, वित्तीय संगठन, जो व्यापार के संबंध में या फिर हम कहें फ्री ट्रेड के संबंध में काम करते हैं। इन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करा। अब देखिए ये सारी चीजें हम लोगों ने कवर करी जो हमने आपको बताया, ठीक है। कुछ चीजें आपकी जो छोटी मोटी चीजें हैं, आप अपने हैंडआउट से उसको पढ़ लीजिएगा। बाकी हम मैक्सिमम चीजें प्रयास कर रहे हैं कि आपके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम चीजें आपको बताते चले, ठीक है। तो ये आपका ये वाला जो चैप्टर है इसको हम आज समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। सबको धन्यवाद, सबको थैंक यू, सबको नमस्कार।